सो गुड मॉर्निंग। जैसे हम बात कर रहे थे लास्ट क्लास में, हमने बात की थी कि जो स्ट्रेसेस होती हैं, फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेसेस, उनके ग्राफ क्या क्या बनते हैं। ठीक है, रियल का भी हमने ग्राफ देखा था, जैसे कि एयरक्राफ्ट विंग्स के लिए जो स्ट्रेसेस लगती हैं एयरक्राफ्ट विंग्स पर, वो किस तरह से लग रही होती हैं। फ्लक्चुएटिंग कैसी, कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड की भी स्टडी की थी। रिपीटेड स्ट्रेस, जो रिपीटेड फ्लक्चुएशन होते हैं, उनकी भी स्टडी की थी। ठीक है, कंप्लीटली रिवर्स की बात भी की थी। तो ये सारी चीजें हमने कल डिस्कस कर ली थी। मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे स्ट्रेस कंसंट्रेशन रेशियो, स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर, ठीक है, एसएन डायग्राम, इनकी बातें आज हम रेस्ट क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, तो दिस इज द चैप्टर ऑफ डायनामिक ऑफ लोड, डायनामिक लोडिंग ऑन दी शाफ्ट। ठीक है, तो शाफ्ट के बेसिस पर ही बातें हो रही हैं। कोई पॉइंट है, चाहे वो शाफ्ट का लेके चलें, चाहे बीम का लेके चलें, चाहे बार का लेके चलें, उस पर क्या लग रही है, फ्लक्चुएटिंग फ्लक्चुएशंस लग रहे हैं, फ्लक्चुएटिंग लोडिंग लग रही है। ठीक है, तो कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, इस क्वेश्चन के आंसर को कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था यहाँ पर द पीक बेंडिंग स्ट्रेस एट ए क्रिटिकल सेक्शन ऑफ ए कंपोनेंट वेरीज बिटवीन 100 मेगापास्कल टू 300 मेगापास्कल। तो मैंने कल ये आपको डायग्राम शो किया था। इस डायग्राम में क्या था कि 300 मेगापास्कल क्या होगी मेरी बेंडिंग स्ट्रेस, कौन सी वाली होगी, वो मैक्सिमम। ठीक है, और एक क्या थी हमारी मिनिमम, मिनिमम कितनी होगी, 100 मेगापास्कल। ठीक है, तो 100 से 300 का ये चीज हो गई। तो मैंने इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन पूछे थे आपसे, रेंज ऑफ स्ट्रेस पूछा था, सीधा आप बता देंगे क्या हो गया 100 से 300। इसके कल के डिस्कशन भी हुई थी, कितनी हो जाएगी 200। ठीक है, उसके बाद अगर मैं यहाँ पर आपसे स्ट्रेस रेशियो पूछूंगा, तो स्ट्रेस रेशियो क्या है, सिग्मा मिन अपॉन सिग्मा मैक्स। सिग्मा मिन कितना है 100 डिवाइडेड बाय सिग्मा मैक्स कितना है 300, 300 है ना, तो 100 अपॉन 300 कितना हो जाएगा 0.33। तो इसका आंसर क्या आ गया 0.33। ठीक है, अब नेक्स्ट है एम्पलीट्यूड रेशियो। एम्पलीट्यूड रेशियो क्या था, स्टार्टिंग में बोला था सिग्मा ए अपॉन सिग्मा मीन। तो सिग्मा ए कितना है यहाँ पर, क्योंकि ये 300 है, सोचो जरा, मैंने कल यहाँ पर ही समझाया भी था, ये 300 है, ये 100 है, तो यहां से यहां तक सिग्मा मीन कितना होगा, सिग्मा मीन कितना होगा, आप बताइए, सिग्मा मीन कितना होगा यहां से यहां तक का। सोचो जरा, आंसर मत देखना, कुछ भी सोचना खुद। ये 300, ये 100, तो सिग्मा मीन कितना होगा 200। क्यों, क्यों भाई, देखो 300 ये है ना, ऐसे मैंने ये लाइन दिखाई थी यहाँ, ये यहां से यहां तक क्या है 300, ये वाली बड़ी चीज क्या होगी 300, रेफरेंस हो गई, ये यहाँ रेफरेंस ये वाली है। ठीक है, 300 300, और ये वाली कितनी पार्ट है, ए तक का 200, ये 100। तो 100 और 300 के बीच का पॉइंट चाहिए ना, ये वाला पॉइंट चाहिए, ऐसे ही मुझे ये वाला पॉइंट चाहिए। तो इन दोनों का बीच कहाँ होगा, इनका आधे पर, ये डिस्टेंस के आधे पर। ये डिस्टेंस कितनी है 200 आपने बताई, तो 200 का आधा कितना हो गया 100। तो यहां से यहां तक क्या है 100 है ना, और यहां से यहां तक कितना था 100, तो 100 प्लस 100 कितना हो गया 200 सीधा। तो सिग्मा मीन कितना हो गया 200, ये वैल्यू लिखी हुई है। सिग्मा ए कितना था 100, 300 में से ये 200 घटा दोगे कितना बचेगा 100। ठीक है, तो ये हो गया 100, तो 100 अपॉन में 200 कितना आ जाएगा 0.5 आ गया। ठीक है, तो ये तीनों आंसर आ गए। सिग्मा आर कितना है 200, 200 मतलब सिग्मा रेंज, रेंज कितनी है 300 से 100 के बीच में 200। ठीक है, तो ये 200 हो गया, ये चीज तो अभी आंसर में। ठीक है, साथ ही हमने बात की थी कल सोडरबर्ग, गुडमैन एंड गर्बर क्राइटेरियाज की। ठीक है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर देख ली थी। ठीक है, एक इसमें एक लाइन छुटी थी, सभी इस पर गौर कीजिएगा। ये चीज मैंने आपको यहाँ ये नहीं बताया था क्या, कि अगर मैं यहाँ पर मोरोज लाइन दिखाऊंगा, मोरोज क्राइटेरिया, तो मोरोज क्राइटेरिया क्या था, याद करो, मोरोज क्राइटेरिया में हमने क्या देखा था, ये था मोरोस क्राइटेरिया में सिग्मा फ्रैक्चर वाला ट्रू। ठीक है, सिग्मा ए मतलब वाई, वाई अपॉन में ए मतलब सॉरी वाई अपॉन में बी प्लस एक्स अपॉन में ए इक्वल टू 1, ये होती है लाइन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, तो एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी, तो एक्स यहाँ पर क्या है सिग्मा एम, वेरी होता है ना, ये वेरिएबल है सिग्मा एम, तो सिग्मा एम वेरिएबल है, मतलब एक्स अपॉन में ये कट कहाँ कर रहा है, ये कट कर रहा है इतने पर, यहाँ पर ये वाली चीज कट हो रही है ना यहाँ पर, इसके मोरोज के लिए हमने कल ये चीज छोड़ दी थी मोरोज वाला। तो सिग्मा एम मतलब एक्स अपॉन ए, ए क्या है कटिंग ऑन दी एक्स एक्सेस। ठीक है, तो ये कितना हो गया ये, प्लस में वाई, वाई क्या है सिग्मा ए, वाई क्या है यहाँ पर, सॉरी वाई क्या है सिग्मा ए, ये अपॉन में कट कितना हो रहा है सिग्मा ई। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा सिग्मा ई, सिग्मा ए अपॉन सिग्मा ई, इसका मतलब सिग्मा ई और इस वाले पॉइंट को क्या करूंगा मिला दूंगा, वही मेरी मोरोज लाइन हो जाएगी। तो मोरोज लाइन क्या हो जाएगी, ये वाली, इसको मैं दिखा देता हूँ इस कलर से, यहां से ये पॉइंट, दिस इज द मोरोज लाइन। ठीक है, सिग्मा ई से लेके और यहां तक,
ठीक, ये क्राइटेरिया कल बताना थोड़ा सा रह गया था, इसका डायग्राम बताना रह गया था। दिस इज द मोरोज क्राइटेरिया। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। ठीक, बस ये थोड़ा सा रह गया था इसमें। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे यहाँ पर सोडरबर्ग लाइन की, सोडरबर्ग क्राइटेरिया की। सोडरबर्ग क्राइटेरिया से उसको डिजाइन करना है। तो सोडरबर्ग क्राइटेरिया में क्या था, यहाँ पर सोडरबर्ग क्राइटेरिया में क्या था, सिग्मा एम अपॉन सिग्मा वाई टी प्लस के एफ इंटू सिग्मा ए अपॉन सिग्मा ई इक्वल टू 1/n। 1/n मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो ये किसके किसके बीच में काम करता था, ये एंडोरेंस में और वाई टी में काम करता था। ये फिगर हमेशा याद रखना, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। कौन सा, ये वाला। सबसे पहला क्या है, सिग्मा ई तो सिग्मा वाई आएगा, उसके बाद ही तो सिग्मा यू आएगा, उसके बाद ही सिग्मा ट्रू आएगा। तो इन तीनों के लाइन को ऐसे याद रखो, जो सोडरबर्ग है वो सिग्मा ई और सिग्मा वाई। सिग्मा ई तो तीनों सब में कॉमन है ना, तो ये चीज सिग्मा वाई सोडरबर्ग, ये चीज सिग्मा यू टी गुडमैन। ठीक है, ये पैराबोला है तो गर्वर का। ठीक है, और ये वाली चीज हो गई मोरोज की। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले सोडरबर्ग में क्या होगा, सोडरबर्ग के लिए लेके चल लेते हैं इस चीज को। यहाँ पर सोडरबर्ग में क्या होगा, सिग्मा एम मतलब एक्स में, सिग्मा एम अपोन में क्या होगी, कौन सी वाली होगी सोडरबर्ग में, पहली वाली लाइन। पहली वाली क्या है, सिग्मा वाई टी है ना, तो सिग्मा वाई टी लिख लेंगे। प्लस इधर क्या है, सिग्मा ए, वाई क्या है यहाँ पर, सिग्मा ए। सिग्मा ए मतलब जो वेरिएबल कर रहा है वाई में वो सिग्मा ए है, डिवाइडेड बाई ये कट कहाँ कर रहा था, सिग्मा ई पर, सीधा याद कर लो। ठीक है, के एफ जब तक ना दिया हो तब तक 1 मानेंगे, तो 1 मान लिया, बराबर 1 होता, ये हो गई लाइन की इक्वेशन, दैट इज दिस सोडरबर्ग लाइन इक्वेशन। तो इसी में अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेना है तो क्या कर लेंगे। ठीक है, बात क्लियर है। यहाँ पर ये जो चीज आ रही है इसके सेंस में अब आंसर निकाल लो बस। सिग्मा एम की वैल्यू क्या है, सिग्मा एम सिग्मा मीन। सिग्मा मीन इसमें क्या निकाला हमने, इस चीज में एम क्या है, मतलब सिग्मा मीन 200, 200 अपॉन में सिग्मा वाई टी क्या है, अरे खुद ही भी बोल दो यार, मुझे बार बार करना पड़ रहा है। सिग्मा वाई टी कितना है मेरा, ये 500। सिग्मा ई कितना है, 350। तो ये हो गया 500 प्लस सिग्मा ए कितना है हमारे पास। ठीक है, अभी हमने निकाला एम्पलीट्यूड 100 अपॉन सिग्मा ई 350 इक्वल टू 1/n। तो यहां से n की वैल्यू निकल के आ जाएगी। क्या निकल के आ रही है, n की वैल्यू जल्दी से बताइए। 1.66। ओके, 1.66 आ रही है। किसका है, ये है सोडरबर्ग का। ठीक है, ये है सबसे पहली चीज सोडरबर्ग। आपसे क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है, मैंने कंबाइंड एक क्वेश्चन दे दिया आपको, सोडरबर्ग भी, गुडमैन भी, गर्वर भी। ठीक है, आपसे कोई सी भी चीज पूछी जा सकती है। ठीक है, सेकंड, इसमें सेकंड क्या होगा, सेकंड किसका है, गुडमैन। तो गुडमैन में क्या है, गुडमैन है सेकंड वाली लाइन, सिग्मा वाई टी के बाद आता है सिग्मा यू टी। ठीक है, तो सिग्मा एम अपॉन सिग्मा यू टी प्लस सिग्मा ए अपॉन सिग्मा ई इक्वल टू 1/n। बस वैल्यू पुट कर दो, आंसर निकाल लो फिर से। तो सिग्मा एम कितना था, 200 अपॉन सिग्मा यू टी कितना है, सिग्मा यू टी 700। तो 700 प्लस में सिग्मा ए कितना है, 100 डिवाइडेड बाई 350 इक्वल टू 1/n। देखो क्या आ रहा है इसका, 1.75। ठीक, तो ये हो गया हमारा गुडमैन का। लास्ट है हमारा गर्वर का, एंड थर्ड में यहाँ पर आपको याद होगा, पहले गर्वर का है वही गुडमैन वाले पर जा रहा है, सिग्मा वाई यूटी पर जा रहा है। तो पहले ये लिखो सिग्मा एम अपॉन सिग्मा यूटी प्लस सिग्मा ए अपॉन सिग्मा ई इक्वल टू 1/। अब n नहीं लिखना, इसमें क्या बताया था मैंने आपसे, क्या बताया था कि यहाँ पर पैराबोला होता है, पैराबोला में होता है स्क्वायर। ठीक है, ये देखिएगा यहाँ पर पैराबोला में था स्क्वायर, ये पैराबोला बनेगा तो पैराबोला का क्या था, स्क्वायर, जो कि मैंने यहाँ समझाया था, सिग्मा एम अपॉन सिग्मा यूटी इंटू एन का होल स्क्वायर। ठीक है, जबकि ये चीज हमारी ऐसी ही रह जाएगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये इसका फॉर्मूला n का होल स्क्वायर, ये n इंटू दिस इज द फॉर्मूला। ये होता है गर्वर का फॉर्मूला, गर्वर पैराबोला। यहां से n की वैल्यू निकालो, कितनी आ रही है, ये नहीं निकाली है ये नहीं निकाली, चलो इसको भी निकालिएगा। ठीक है, तो ये तीनों हमारे रेस्पेक्टिव आंसर हैं। जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है उसमें पहले ही नाम स्पेसिफाई होगा, नाम स्पेसिफाई नहीं होगा तो कौन सी वाली क्राइटेरिया लेके चलते हैं, नाम स्पेसिफाई नहीं होगा तो कौन सी वाला क्राइटेरिया लेके चलोगे, कौन सा वाला क्राइटेरिया लेके चलोगे। आपको मैंने कुछ नाम भी लिखे थे वहां पर, मटेरियल स्पेसिफाई होगा, डक्टाइल होगा या ब्रिटल होगा, कुछ तो बोलेंगे,
कि ए डक्टाइल मटेरियल इज दिस, ए ब्रिटल मटेरियल इज दिस, ऐसा कुछ तो बोलेंगे। डक्टाइल के लिए कौन सा वाला क्राइटेरिया यूज होता है? डक्टाइल के लिए कौन सा वाला क्राइटेरिया? सोडरबर्ग, क्योंकि इसमें वाइट ही आता है। यील्डिंग, यील्डिंग पे फेलियर है तो क्या होगा? डक्टाइल। अल्टीमेट किसमें? इसमें। और अगर ब्रिटल मटेरियल है तो कौन सा लेके चलोगे? अल्टीमेट। ब्रिटल मटेरियल है तो अल्टीमेट लेके चलना है, गुडमैन लेके चलना है। अगर डक्टाइल मटेरियल है तो सोडरबर्ग लेके चलना है। अगर कोई क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ है तो तब हमारा एन का आंसर बिल्कुल उनके एग्जाम के आंसर से मैच करेगा। ठीक है, बात क्लियर है? नहीं तो आप सोडरबर्ग निकाल रहे हो ब्रिटल के लिए तो आंसर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ये 1.66 है, ये 1.75 है, ऑप्शन में दोनों मिल सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है? ठीक, तो यहां से एन की वैल्यू निकाल लीजिए, मैथ से सिंपल, मैं इसके ऊपर आपके साथ नहीं दूंगा। ठीक है, इसका आप आंसर खुद से निकाल के और बता देंगे। ठीक है, बात क्लियर है? चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमने कल क्वेश्चन क्योंकि करने शुरू कर दिए थे तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को कीजिए, 2 मिनट दे रहा हूं। सोम, याद है प्रेशर वेसल वाला चैप्टर याद है या नहीं? प्रेशर वेसल वाला चैप्टर याद है? स्फेरिकल प्रेशर वेसल भी समझाया था आपको सोम में, एक स्फेरिकल प्रेशर वेसल समझाया था। उस स्फेरिकल प्रेशर वेसल में हमारे पास सिग्मा सी, सी का नाम क्या था ये बताओगे? सिग्मा सी क्या था? सर्कमफेरेंशियल या फिर हुप, है ना, 2 नाम थे इसके। और एक थी सिग्मा लॉन्गिट्यूडनल, है ना। यहाँ जो ये वाली चीज हुआ करती थी स्फेरिकल, उसमें लॉन्गिट्यूडनल का कोई मतलब हुआ करता था? नहीं। सिग्मा सर्कमफेरेंशियल का नहीं, क्योंकि दोनों ही सेम हुआ करती थी, है ना, क्योंकि इसमें लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन कुछ नहीं बताते। सिलेंडर में लॉन्गिट्यूडनल होती है लेंथ वाइज, है ना, सिलेंडर में लॉन्गिट्यूडनल थी लेंथ वाइज, है ना, सर्कमफेरेंशियल थी सर्कमफेरेंस वाइज, है ना। बट यहाँ पर दोनों ही चीजें एक दूसरे से इंटरमिक्स हैं, सर्कमफेरेंस भी है और सेम ही लॉन्गिट्यूडनल भी है, क्योंकि इसमें लेंथ तो होती नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, और इसकी वैल्यूज क्या निकल के आई थी? दोनों की सेम आई थी। क्या निकल के आई थी? प्लीज ये चीजें याद रखना। सोम अपना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिजाइन वाले सब्जेक्ट्स के लिए, तो प्लीज अगर ये चीजें पढ़ रहे हो तो पहले सोम को भी फॉर्मूले बना के चलो। मैंने हमेशा बोला है जब भी आप चैप्टर पढ़ो उसके फॉर्मूले बनाने शुरू कर देना, बट आपने सोम में भी नहीं बनाए होंगे अगर, तो फिर ये फॉर्मूले याद नहीं रहे होंगे, साइड हो गए होंगे। ठीक है, और अगर मैं सिलेंडर के पूछूं तो सिग्मा होप क्या हुआ करता था सिलेंडर में? सिग्मा होप या सिग्मा सर्कमफेरेंस? पीडी बाई 2t सर्कमफेरेंस। और सिग्मा लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल ज्यादा हुआ करता था सर्कमफेरेंस से ज्यादा हुआ करता था? लॉन्गिट्यूडनल ज्यादा हुआ करता था, लॉन्गिट्यूडनल ज्यादा हुआ करता था। कंफ्यूज करना मेरा काम है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल ज्यादा हुआ करता था, मैंने इसीलिए बोला था हमेशा वो फिगर याद रखना, ऐसे होता है जब एक एलिमेंट जाता है ना सिलेंडर में तो ऐसे जाता है। आप लॉन्गिट्यूडनल वाइज पाइप को तोड़ते हो, सर्कमफेरेंस वाइज तोड़ते हो? कहां से टूटते हैं वो? क्रैक कैसे आती है? लॉन्गिट्यूडनल वाइज, मतलब ऐसे क्रैक आ रही होती है परपेंडिकुलर उसके। ठीक है, कैसे आ रखी होती है? बीच में, इसका मतलब सर्कमफेरेंस से टूटा। ठीक है, मतलब ये चीज क्या थी? ज्यादा। सिग्मा एच क्या था? ज्यादा। और सिग्मा एल क्या था? कम। मैंने ये फिगर ऐसे दिखाया था जिससे कि आपको थोड़ा मैग्नीट्यूड याद रह जाए, बट आप उन चीजों को नोट नहीं करते हो। ठीक है, तो नोट किया करो, ये चीज ऐसे बनाई थी मैंने जिससे कि आपको मैग्नीट्यूड दिख रहा है कि इधर वाला मैग्नीट्यूड क्या है? ज्यादा, इधर का मैग्नीट्यूड क्या है? कम। डायमेंशन के हिसाब से एलिमेंट कैसा पहुंच गया ऐसा, तो डायमेंशन थोड़ी सी महसूस हो रही है ना। तो ये सिग्मा एल क्या था? सिग्मा एल था पीडीवाई 4t और ये था पीडीवाई 2t। आंसर आपने सही बताया था बट कंफ्यूज तो हो गए ना। ठीक है, तो पीडीवाई 2t हमारा सर्कमफेरेंशियल था, लॉन्गिट्यूडनल उसका आधा था, ये था सिलेंडर में। ठीक है, क्वेश्चन सिलेंडर का भी हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ क्वेश्चन किसका? स्फेरिकल का। तो इसका आंसर खुद से लेके आने की कोशिश करो। सिग्मा सी या सिग्मा एच या सिग्मा एल क्या है हमारे? पीडीवाई 4t। तो एलिमेंट कैसा मिलेगा? फिर से देखो, कहोगे कि सर क्या क्या हो रहा है? ये बन गया क्या हमारा पास? एक एलिमेंट, और उस एलिमेंट पर क्या क्या लग रहा है? सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। ये याद है चैप्टर 5 और 6 प्रिंसिपल स्ट्रेसेस वाला? सिग्मा 1 सिग्मा 2, इसके अलावा शेयर स्ट्रेसेस हैं क्या? नहीं। इसका मतलब ये एलिमेंट ऐसे जा रहा होगा, इसमें से एक एलिमेंट निकालो, याद होगा शायद अगर, तो मैंने बताया था वाटरमेलन को काटो, वाटरमेलन काटोगे तो एक एलिमेंट आएगा, वो एलिमेंट ये दिखेगा। ठीक है, तो इसमें सिग्मा 1 सिग्मा 2 वाला सेंस ये दिखा, यहाँ पर दोनों ही वैल्यूज क्या है? सेम।
ये क्या है सब सेम, क्योंकि पीडी बाई 40 की वैल्यू के बराबर है। ठीक है, तो पहले आपको क्या निकालना है यहाँ पर, स्ट्रेस की वैल्यू। ठीक है, ये हमारी स्टैटिक स्ट्रेस हो गई। बट यहाँ आप सोचिएगा, ए थिन स्फेरिकल वेसल ऑफ 200 mm डायमीटर हैज 1 mm थिकनेस इज सब्जेक्टेड टू एन इंटरनल प्रेशर वेरिंग फ्रॉम 4 मेगापास्कल। यहाँ पर क्या है, वहां पर हम प्रेशर क्या रखते थे, पीडी बाई 40, पी हमेशा कैसा मानते थे सौम्य, कांस्टेंट। प्रेशर कभी भी चेंज नहीं हो रहा। यहाँ क्या है, डायनामिक। प्रेशर अगर कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हो रहा है, वो चीज केस में है, स्टैटिक में। मतलब एक आपके पास पाइप है, हाइड्रोलिक्स में जा रहे हो आप, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियर हो, एक पाइप है, पाइप में प्रेशर मेंटेन करके चल रहा हूँ, कितना, 200 मेगापास्कल। मतलब हमेशा पाइप में क्या है, 200 मेगापास्कल का ही प्रेशर लग रहा है उसकी वॉल पर। इसका मतलब पूरी डिजाइन किसमें है, आफ्टर टाइम ड्यूरेशन भी पूरी डिजाइन किसमें, स्टैटिक में। स्टैटिक को समझो, स्टैटिक का मतलब क्या होता है, ये नहीं कि रुका हुआ है ना, सेंस को समझने की कोशिश करो। स्टैटिक का मतलब रुका हुआ नहीं है। ठीक है, मैंने आपसे हमेशा बोला, स्टैटिक फोर्सेस एंड डायनामिक फोर्सेस मेरी वो स्टैटिक और डायनामिक नहीं है जो मैकेनिक्स के अंदर होती हैं। मैकेनिक्स के अंदर स्टैटिक्स और डायनामिक्स याद है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर स्टैटिक डायनामिक्स जो रुकी हुई है और जो चल रही है। ठीक है, जबकि ये स्टैटिक एंड डायनामिक कौन से वाले हैं, फोर्सेस वाले हैं। मैंने फोर्सेस का एक अलग दिखाया था, लोड का। लोड में क्या था, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन, विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शंस। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम में हमने दिखा था एक स्टैटिक एक डायनामिक। स्टैटिक के अंदर क्या थे, डेड लोड एंड ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। डायनामिक के अंदर थे इंपैक्ट लोड एंड फ्लक्चुएटिंग या फटीग लोड्स। ठीक है, तो ये डायनामिक और स्टैटिक वो नहीं है कि रुके हुए और चल रहे हैं, ये है टाइम के रेस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है, अगर फोर्स मेरा सेम आ रहा है तो वो है स्टैटिक। मतलब फोर्सेस प्रेशर मेरा सेम मेंटेन कर रहा हूं तो क्या है, पूरी बॉडी किस में जा रही है, स्टैटिक में। बट अगर मैं प्रेशर चेंजेस कर रहा हूं, मान लीजिए आपका मन है, अगर एक बात बताइए, अब छोटा सा मेरा एग्जांपल, कि जो मेरा वाटर टैंक है ऊपर रखा हुआ, ठीक है, वो डायनामिक में है या स्टैटिक में है, स्टैटिक में। सोचिएगा, रुके हुए सेंस से मत चलो। किस सेंस से चलोगे, सिर्फ 5 मिनट के लिए ही सोचोगे कि टैंक में कितना वाटर है, एक कांस्टेंट वाटर है, प्रेशर कितना आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, किसके लिए, 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद क्या होगा, वाटर क्या होगा, नीचे गिरेगा, लेवल नीचे गिरेगा। क्यों, क्योंकि आप यूज कर रहे हो पानी को। ठीक है, हद से 3 से 4 घंटे बाद आपने वाटर टैंक को खत्म कर दिया। उसके बाद क्या किया, फिर से मैं पाइप के एनालिसिस पूछ रहा हूँ आपसे। सिलेंडर हमारे क्या है, पाइप ही तो है। तो पाइप के एनालिसिस में आपको क्या दिख रहा है, कि जो वाटर का जो प्रेशर है वो टाइम के बाद, टाइम जब पास हो रहा है तो टाइम के बाद क्या हो रहा है, वाटर पर प्रेशर कम होता जा रहा है। कुछ टाइम के बाद, एक दिन में ही आप तो कम से कम 3 से 4 बार मोटर ऑन करते हो। इसका मतलब 3 से 4 बार आप प्रेशर को चेंजेस कर रहे हो। भाई प्रेशर फिर से ऊपर चढ़ा रहे हो, मतलब वाटर टैंक का फिर से प्रेशर बढ़ गया, तो पाइप के अंदर प्रेशर फिर से ज्यादा हो गया। वाटर टैंक का फिर से लेवल कम हो गया, प्रेशर फिर से कम हो गया। तो ये क्या है, मेरा वाटर टैंक या मेरा पाइप सिस्टम मेरे घर के अंदर कैसा है, डायनामिक, ना कि स्टैटिक। क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ वो 5 मिनट के लिए नहीं लेके चलोगे, कि जिस टाइम पर वो रुका हुआ है या फिर जिस टाइम पर वो कांस्टेंट लेवल पर था। आप पूरे दिन का साइकिल लेके चलोगे। दिन के साइकिल में क्या है, आप बार बार उसके लेवल को चेंज कर रहे हो, मतलब प्रेशर को चेंज कर रहे हो। यही चीज यहाँ पर दी हुई है। आप क्या कर रहे हो, मिनिमम 4 मेगापास्कल से मैक्सिमम 8 मेगापास्कल तक प्रेशर को वेरी कर रहे हो। अगर प्रेशर वेरी करोगे तो स्ट्रेस वेरी होगी या नहीं होगी। तो यहाँ से जो ग्राफ होता है वो प्रेशर का होता है, स्ट्रेस का होता है। ये जो ग्राफ आपने बनाया था, ये प्रेशर का था, स्ट्रेस का। स्ट्रेस का, तो आपको ग्राफ अभी भी किसका चाहिए, स्ट्रेस का। तो गलती प्लीज ये मत करना, ऐसे कर देते हैं, ये मत करना कि यहाँ पर स्ट्रेस की वैल्यू क्या है, यहाँ पर ये जो इसका ग्राफ बनाओगे ऐसे बना दो, है ना। ये ग्राफ हो गया, ये मीन हो गया, और मिनिमम कितना हो गया 4 और मैक्सिमम कितना हो गया 8। बताओ क्या गलती है इसमें, बताइए क्या गलती है इसमें। 4 और 8 में मैं जो लिख दिया, ये क्या गलत, क्यों गलत है ये, क्योंकि दिस इज द प्रेशर। ये क्या है, ये है प्रेशर, और प्रेशर का ग्राफ थोड़ी होता है ये प्रेशर का ग्राफ है क्या, नहीं ना। तो आपको क्या निकालना होगा, स्ट्रेसेस। तो 4 मेगापास्कल के कोरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस निकालो, कहां से आएगी, ये फॉर्मूला है। 8 मेगापास्कल की कोरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम स्ट्रेस निकालो, ये आएगी। तो पहले ये वैल्यूज निकालो, करो काम। सिग्मा सी या सिग्मा एच की वैल्यू निकालो पहले। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना। स्फेरिकल में पहले मैक्सिमम की वैल्यू निकालो 8 मेगापास्कल के कोरस्पॉन्डिंग। तो 8 मेगापास्कल से क्या हो जाएगा, 8 मेगापास्कल, मेगापास्कल रहने दो। डायमीटर कितना है 200 डिवाइडेड बाई 4 इंटू थिकनेस कितनी है 1 mm। ठीक है, आंसर आ जाएगा सीधा, कितना आ गया 8 2 400, है ना, 400 मेगापास्कल, है ना। ये 8 मेगापास्कल से करोगे आंसर फुल्ली गड़बड़ हो जाएगा। ये क्या है 400 मेगापास्कल। ठीक है, मुझे यहाँ पर क्या लिखना है 400 मेगापास्कल। गलत हो तो बता देना कैलकुलेशन। ठीक है, यहाँ पर ये कितनी है
4 मेगा पास्कल के कोरस्पोंडिंग स्ट्रेस कितनी हो जाएगी, आ गई, ठीक है 200 लिख दूं, ये हो गई मेरी 200 मेगा पास्कल। अब यहां से आप मुझे आंसर बताइए जो जो पूछा हुआ है, क्या कि यहाँ पर सिग्मा वाई सिग्मा यूटी सिग्मा ई दिया हुआ है इस बॉडी के लिए, इस वेसल के लिए, साथ ही एफओएस बताना है गुडमैन क्राइटेरिया से। समझ, अब देखिएगा आप में से कौन इस चीज को कंप्लीट करता है, जैसे अभी किया था ना उस फिगर में सिग्मा ए सिग्मा एम वो सारी चीजें, ऐसे ही इनको कंप्लीट करो, ठीक है। सिग्मा एम और सिग्मा ए क्या होगा वो मुझे बताओ, सिग्मा एम और सिग्मा ए ये टाइम के साथ में है, ये टाइम है और ये सिग्मा स्ट्रेस है, वेरिएशन। फिर गुडमैन में रखो उसे, वन पॉइंट सिक्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 1.7 शायद नहीं है, 1.6 इज द राइट आंसर। ठीक है, आया आंसर? ठीक है, आंसर बता दो भाई, क्या क्या आ रहा है। देखो यहाँ पर क्या क्या चीजें करनी है, पहले तो ये चीज देखो, यहाँ पर क्या क्या वैल्यूज हमें निकालनी है। पहले हमें क्या चाहिए होगा, गुडमैन क्राइटेरिया में क्या था, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। एक्स क्या होता है, सिग्मा एम, तो सिग्मा एम अपॉन ए क्या है, जो कटिंग है किसकी, गुडमैन की। गुडमैन कहाँ होता है, अल्टीमेट पर, ठीक है। तो सिग्मा अल्टीमेट प्लस वाई अपॉन बी, वाई क्या है, ये वाला डायरेक्शन, मतलब सिग्मा ए अपॉन में कटिंग कहाँ पर हो रही है, सिग्मा ई पर, बराबर 1 अपॉन एन। ये हो गया गुडमैन क्राइटेरिया। इस गुडमैन क्राइटेरिया में मुझे एन निकालना है। सिग्मा एम कितना होगा, मीन होता है नहीं, तो मीन इसमें से निकालो। मीन कैसे आएगा, 200 ये 400 ये, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी 200, 400 में से 200 घटाया 200, 200 का आधा कितना होगा 100, तो यहां से यहां तक कितना हो गया 100, है ना। 100 प्लस 200, 100 प्लस 200 कितना हो जाएगा 300, 100 प्लस 200 कितना हो गया 300। 100 सिग्मा एम हमारा कितना आ गया 300, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सिग्मा ए कितना है, सिग्मा ए है हमारा 400 में से ये 300 घटा दो, कितना बचेगा 100, चाहे यहां से देख सकते हो, ये भी 100 था तो ऑब्वियस है ये भी 100 होगा। तो सिग्मा ए हमारे पास है 100, ठीक है। उसके बाद और क्या चीजें हैं, सिग्मा यूटी इसमें दिया हुआ है, सिग्मा ई इसमें दिया हुआ है, सीधा एन निकालना है, बस हो गया था आंसर। क्लियर है ना, 1.6 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है,
ठीक है, सिग्मा एम की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 300 बटे सिग्मा अल्टीमेट कितना है 800 प्लस 100 बटे 400 इक्वल टू 1/n। बस n की वैल्यू आ गई 1.6, इतनी है। ठीक, क्लियर हो गया, कंप्लीट। ठीक, आगे चलें। ठीक है, ये अब क्वेश्चन 2 काफी हैं, समझ में आ गए हैं। ठीक है, ये और क्वेश्चन कराऊं, इतने काफी हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन है, मैंने कल भी ये क्वेश्चन दिया था और एक ये वाला हो गया आज। ठीक है, मेन चीज यही है, आपको अगर ये चीज समझ में आ गई कि जो हमारे पास फ्लक्चुएशन है उससे निकालोगे मिनिमम और मैक्सिमम, स्टेप समझ में आ रहा है ना। जो फ्लक्चुएशन दिया रहेगा 100% दिया रहेगा, उस फ्लक्चुएशन से मैक्सिमम मिनिमम स्ट्रेस आ गई, वो बस एक बार मैक्सिमम मिनिमम बना, फिर आपको पैटर्न पर नहीं जाना, पैटर्न ऐसे लेके चलना है और यहाँ पर एक सिमेट्रिकल लाइन खींच देनी है और फिर ये सिग्मा ए सिग्मा एम निकाल देना है। एक बार सिग्मा ए सिग्मा एम निकल गया, आपसे वो ये नहीं कहेंगे कि आप इनको रट के आओ घर से, वो खुद देंगे। ठीक है, ये चीज आपको मिली हुई होगी, बस आपको क्या देखना है, सोडरबर्ग लाइन कैसी होती है, गुडमैन लाइन क्या इक्वेशन क्या होता है, गर्वर का इक्वेशन क्या होता है, बस। गर्वर आपका उसमें नहीं आएगा आपके ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि n का स्क्वायर बनता है, इस वजह से ऑब्जेक्टिव में गर्वर्स की फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं आएगी। हाँ, कन्वेंशनल में आ सकती है। ठीक है, कि गर्वर से भी उसको एनालाइज करो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में यही आएगा, गुडमैन और सोडरबर्ग। ठीक, चलो आगे चलें। नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रेस कंसंट्रेशन। कल भी बोला था मैंने आपको कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन हम आज देखेंगे। तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन क्या है, एक पॉइंट एक जगह आया था जब मैंने कहा था कि KT या KF, KT को क्या मैंने बोला था, थ्योरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर, KF था फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर। तो पहले स्ट्रेस कंसंट्रेशन तो समझो, उसके बाद उन फैक्टर्स को समझेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रेस कंसंट्रेशन होती क्या है, मैं यहाँ जो समझाने वाला हूँ ये प्लीज याद रखिएगा, दिस इज द रियल, ये रियल चीजें हैं जो कि मैकेनिकल इंजीनियर को समझ में आनी चाहिए। ठीक है, एक सेकंड। ठीक 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 है, तो ये जो चीज मैं बोल रहा हूँ इसको आपको सोम से थोड़ा सा अलग करना है। सोम क्या होती है, पूरी थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल मतलब वहां पर हम ना ही एफओएस को लेके चलते हैं और ना ही चीजों को इस तरह से लेके चलते हैं कि फैक्टर्स को लेके चल रहे होते हैं। ठीक है, वहां हम थ्योरेटिकल लेके चल रहे होते हैं। आपको याद होगा मैंने उस टाइम पर आपसे बोला भी था जब मैंने चैप्टर 2 समझाया था आपको कि स्ट्रेस हमेशा कैसी होती है, स्ट्रेस हम इस पर कैसी मानते हैं, यूनिफॉर्म, है ना। हर जगह हर क्रॉस सेक्शन पर क्या होती है, ये यूनिफॉर्म सेम वैल्यू की, है ना। 2D में समझाया भी था। सिग्मा एवरेज, सिग्मा एवरेज क्या आई थी यहाँ पर, P/A आया था, फोर्स अपॉन एरिया। ये हमारे सिग्मा एवरेज था जो कि यूनिफॉर्म था पूरे क्रॉस सेक्शन पर। ठीक है, यहाँ क्या होने वाला है, ये है रियलिटी। रियलिटी में क्या होता है, मान लीजिए ये 2D फिगर है। ठीक है, मान लीजिए इस पर एक P फोर्स ऐसे लग रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर एक सेक्शन लिया मैंने ऐसे XX, इस XX सेक्शन को अगर मैं देखता हूं तो ये बॉडी ऐसे दिखा दूंगा, समझ में आ रही है। ये वाली जो चीज है ये हमारी क्या हो गई, ऐसी। ये मेरा XX सेक्शन है, ये यहाँ पर P दिख रहा होगा, ये आधा सेक्शन हो गया, मतलब 1, इसे 2 मान लो तो ये क्या है मेरा 1। ठीक है, इस पर स्ट्रेस कैसे दिखेगी आपको, अपनी थ्योरेटिकल के हिसाब से ऐसी। ये थ्योरेटिकल में भी थ्योरेटिकल है, याद रखना। ठीक है, एक्चुअल में ये चीज अभी भी ऐसे नहीं होती है, ये चीज अभी भी कैसी होती है, बट ये जनरली आपके सिलेबस में होता नहीं है ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ मैं हिंट देता हूं, आपको पूरा एनालिसिस नहीं करवा रहा होता। बट हाँ, ये एनालिसिस में इसके कॉन्सेप्ट पे करवाऊंगा जो हमारे रियल चीजें हैं। रियल चीजें अगर मैं कहता हूं ये क्या है, ये है मेरा रियल फॉर दिस, फॉर किसके, इसके लिए, तो इसकी कहानी को भूल जाओ। एक्चुअल में ये ऐसा होता है, इसकी कहानी को फिलहाल भूल जाओ। ठीक है, इतना जो मैंने बताया आप इस पर ही चलो। क्या कि अगर मैं यहाँ मैकेनिकल की बात कर रहा हूँ, मशीन्स की बात कर रहा हूँ, मैं किसी ब्रिज की या स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा। स्ट्रक्चर जनरली कैसा होगा, एक सॉलिड पार्ट भी हो सकता है। क्या आपका मशीन विदाउट एनी चेंज ऑफ द क्रॉस सेक्शन और विदाउट एनी होल और नोच, क्या कभी पूरी मशीन बना सकते हो आप? ऐसे एलिमेंट अपने माइंड में सोचो जो हमेशा प्रिज्मेटिक हो, क्या ऐसा हो सकता है? कभी भी, कभी भी नहीं हो सकता। क्योंकि आपको मशीन अगर बनानी है तो कितने ज्यादा, आपने कभी तो देखा होगा ना मशीन एक्चुअल में बनी हुई, उसके छोटे छोटे पार्ट देखे होंगे, वो पार्ट कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा उसमें या तो होल होंगे या फिर वो साइड से फिलेट किया गया होगा। ठीक है, या फिर उसमें कर्विकल नेचर दिया हुआ होगा, कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे। मतलब उसके क्रॉस सेक्शन हमेशा कैसे होते हैं, चेंजेस।
ठीक है, अगर क्रॉस सेक्शन हमारे रियल में चेंज हो रहे हैं फॉर ए पर्टिकुलर लेंथ, क्या होगा, चेंजेस रहेंगे, हमेशा रहेंगे। ठीक है, तो अगर चेंजेस हैं तो मटेरियल में क्या होगा, मटेरियल में आ गई है डिसकंटिन्यूटी। मटेरियल में क्या आ गई, डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि क्रॉस सेक्शन चेंज किया तो उसे क्या बोलेंगे हम, डिसकंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी क्या है, सीधा चलना, ये चीज है ना। इसकी स्ट्रेस अगर फ्लो देखो, इसको स्ट्रेस फ्लो बोल देते हैं। स्ट्रेस फ्लो देखोगे तो कैसा दिखेगा, ऐसा स्मूथ। क्लियर है, ये चीज समझो ऐसे। इसमें स्ट्रेस फ्लो कैसा दिखेगा, ऐसा। ये चीज जो है हमारी स्ट्रेस फ्लो को तो दिखाएगी इस डायरेक्शन में, तो ये स्ट्रेस फ्लो ऐसा दिख रहा है, सेम मैग्नीट्यूड का, कोई दिक्कत है नहीं ना। ठीक, इसको मैंने यहां दिखाया तो थ्योरेटिकल ये दिखा। अब एक बात बताइए, अगर मैं अब इसके बीच में होल कर दूं, समझ रहे हो, मैंने इस वाली चीज के बीच में होल कर दिया ऐसे, ये फिगर था, ठीक है, इस फिगर में मैंने ये होल कर दिया, प्लेट ही मान लो, छोटी सी एक प्लेट है, ठीक है, उस प्लेट में मैं बीच में होल कर देता हूँ, क्योंकि आपकी मशीन में ये चीजें बहुत फ्रिक्वेंटली देखने को मिलती है। ठीक है, छोटे छोटे होल कहीं पर भी। ठीक है, तो ये हमारे पास प्लेट में एक होल है। तो अब यहाँ पी फोर्स में ऐसे लगा रहा हूँ, इसकी थिंकिंग समझिएगा, बस ये समझ गए तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन क्लियर हो जाएगा। ये जैसे ही मैंने यहाँ पी फोर्स लगाया, आपके माइंड में क्रिटिकल पार्ट कौन सा होगा, कि वो यहाँ से टूट जाएगा मेरा प्लेट। भाई प्लेट है आपके पास, एक पेज भी मान लो, इस पेज पर अगर आप फोर्सेस लगाते हो, सोचो जरा, अगर आप एक पेज लेके चले, ठीक है, और इस पेज को आपने ऐसे खींचा, ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि हर जगह सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, हर जगह सेम स्ट्रेस आ रही होगी। बट अगर इसी चीज को मैं यहाँ से इसको होल्ड कर दूं, अब आपके मन में क्या होगा कि यार ये जल्दी टूट जाएगा, कम फोर्स पर। कहाँ से टूटा, सेंटर से, मतलब कौन से वाले साइड से टूटेगा, ऐसे दिखेगा ना कि यहाँ से टूटेगा। आपके मन में ये क्यों आया, बस यही सेंस समझना है, यही सेंस समझना है, आपके मन में ये क्यों आया। आपके मन में क्या आया है कि हाँ मॉलिक्यूल्स कम है, इसीलिए तो माइंड में यही तो है कि मॉलिक्यूल्स कम है तो ये रेजिस्टेंस क्या करेंगे, कम करेंगे। बिल्कुल फैक्चुअल वही चीज है, बट इसको अब स्ट्रेस के साथ में और लेके चलो। जो आपने ये समझा हुआ है ना, मॉलिक्यूल्स कम है, ये बिल्कुल फैक्चुअल चीज है, बट इसको अब स्ट्रेस में समझना है। स्ट्रेस में कैसे समझेंगे, ऐसे, अगर एरिया कम होता है तो वहां स्ट्रेस बढ़ती है या कम होती है, एरिया कम हो रहा है तो वहां स्ट्रेस बढ़ेगी या कम होगी, एरिया कम हो रहा है तो स्ट्रेस बढ़ेगी। सेम फोर्स के लिए सेम फोर्स अभी भी सेम ही लग रहा है, आपको पता है ना, फोर्स हर जगह सेम होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे है और यहाँ पे है। इक्विलिब्रियम के लिए हर एक सेक्शन पर फोर्स सेम होगा। मान लीजिए ये सेक्शन मेरा कौन सा है, एक्स एक्स, जैसे कि ये था, ठीक है, और ये वाला सेक्शन मैंने न्यू ले लिया, मान लीजिए वाई वाई, ठीक है। तो एक्स एक्स कौन सा है, जो कि पहले से प्लेट थी, वाई वाई कौन सा हो गया, जिसके अंदर होल वाला पार्ट ले लिया मैंने, ठीक है। तो अब ये बताइएगा वाई वाई सेक्शन पर फोर्स कितना है, पहले मुझे आंसर दो मेरे क्वेश्चन का, वाई वाई सेक्शन पर फोर्स कितना है, फोर्स पूछ रहा हूं, स्ट्रेस नहीं, फोर्स कितना है वाई वाई सेक्शन पर, फोर्स पी। वेरी गुड, क्यों, फोर्स के लिए कुछ नहीं होता भाई, इक्विलिब्रियम देखना होता है। हाथ रखो यहाँ पर, चेक करो इस पर, इधर की ओर कितना फोर्स है पी, इधर की ओर कितना फोर्स पी। ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, यहाँ स्टैटिक वाला लोड का नाम नहीं ले रहा मैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम बोल रहा हूँ, मतलब अपनी मैकेनिक्स, ठीक है। सोम हमेशा किसमें होता है, मैकेनिक इक्विलिब्रियम, चाहे एमडी हो गई वो भी किसमें, इक्विलिब्रियम में। ये हमेशा ऑल थिंग्स किसमें है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो चीजें हैं ये क्या है, हमारे इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम अगर बन रहा है तो पी फोर्स वाई पर भी लग रहा है और पी फोर्स एक्स पर भी लग रहा है, जबकि एक्स वाले मॉलिक्यूल्स क्या है, ज्यादा, क्योंकि इसका जो एरिया है वो क्या है, ज्यादा, और इसका एरिया क्या है, वो क्या है, कम। तो आप एक काम करो, इसको, इसकी विड्थ ले लो W, एग्जाम्पल के तौर पर इसकी विड्थ ले लो W, और इसका डायमीटर ले लो D। क्लियर है, अब मैथमेटिकली भी क्लियर करते चलेंगे क्या, कि यहाँ पर जो मेरी सिग्मा है, जो मेरी सिग्मा है, इसको मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पर, सिग्मा नोट, यानी कि सिग्मा एवरेज, सिग्मा नोट। सिग्मा नोट हमारी कितनी हो जाएगी, P अपॉन A, ठीक है। A के लिए इसकी विड्थ हो गई W, और थिकनेस मान लो T, थिकनेस ऐसे, समझ में आ रही है, प्लेट है ना, तो थिकनेस हो गई T, कोई दिक्कत, प्लेट आपके माइंड में चल रही है ना, प्लेट, ठीक है, तो थिकनेस हो गई T, तो यहाँ पर ये P अपॉन W इंटू टी, कोई दिक्कत ही नहीं है, W इंटू टी हो गया। भाई ये एरिया ही तो होगा, एरिया क्या होगा मेरा, एरिया क्या होगा मेरा, यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया, हमेशा क्रॉस सेक्शन एरिया लिया जाता है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया में जहां पर पी फोर्स लग रहा है, तो ये पी फोर्स कैसे लगेगा, P अपॉन एरिया, एरिया क्या है, विड्थ इंटू थिकनेस। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं ना। तो W इंटू टी ये हमारा एरिया हो गया, P अपॉन ए। यहाँ पर एक्स एक्स के लिए बताओ, सिग्मा एक्स एक्स कितना है, सिग्मा एक्स एक्स पी वाई डब्ल्यू इंटू टी, समझ में आ रहा है ना। जबकि इसके लिए क्या होगा, सिग्मा वाई वाई
सिग्मा वाई वाई, फोर्स कितना है अभी वही पुराना P अपॉन में W माइनस D इंटू टी। बस यहां चेंज ये हो रहा है। कभी भी फोर्स चेंज नहीं होते हैं क्रॉस सेक्शन अगर अलग हो रहा है तो, फोर्स सेम रहते हैं। चेंज क्या होती है? स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या हो रही है यहाँ पर? अगर मेरा एरिया कम हो रहा है तो स्ट्रेस क्या हो रही है? बढ़ रही है। समझ में आ रहा है? सिग्मा वाई वाई पर स्ट्रेस बढ़ रही है एज कंपेयर टू सिग्मा एक्स एक्स। मटेरियल अभी भी वही था, बस मैंने क्या कर दिया, बीच में होल कर दिया। होल करने की वजह से इस क्रॉस सेक्शन पर क्या आ गया? सिग्मा वाई वाई ज्यादा। बस इसका फिगर मैं अब यहां दिखाना चाहूंगा। ये अगर मैं यहां पर काटता हूं इसे वाई वाई में, समझ रहे हो? ये वाई वाई में काटा, ठीक है, ये वाई वाई है हमारा, ठीक। ये था एक्स एक्स पर कैसी थी स्ट्रेस? यूनिफॉर्म दिखेंगी, ठीक है। यहां पर क्या होता है? यहां पर ये जो चीज आ रही है सिग्मा वाई बाई पी वाई डब्ल्यू माइनस डी इंटू टी, इसको आप ऐसे दिखा सकते हो, इसको आप ऐसे दिखा सकते हो। कैसे? ऐसे, समझ रहे हो? ये चीज आपने ऐसे दिखा दी। इसकी वैल्यू क्या हो गई यहाँ? इसकी वैल्यू क्या हो गई? P अपॉन में W माइनस डी इंटू टी। ये क्या है? ये है मेरा एकदम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, बट यहां इसकी रियलिटी आप छोड़ नहीं सकते। इसकी रियलिटी मैंने छोड़ दी है ना। ये चीज मैं आपको नहीं समझाऊंगा क्योंकि ये आपके सिलेबस वाला पार्ट नहीं है, ठीक है। बट मैं इसकी रियलिटी नहीं छोड़ सकता क्योंकि यहां पर आपने क्रॉस सेक्शन को चेंज किया है ना। मैं इसकी कहानी ये नहीं बोल रहा कि यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर एक्चुअली ऐसी चीज होगी कुछ, क्योंकि यहां पर ये चीज बीच में ज्यादा होगी क्योंकि ये रियल में ऐसे होता है। बट इतनी कॉम्प्लिकेटेड स्टडी आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम अभी कौन सी वाली स्टडी लेंगे जो आपके सिलेबस में है। सिलेबस में क्या है? अगर नोच यहाँ दिखी, नोच मतलब यहाँ पर ये होल दिखा, तो होल की वजह से जो मेरी स्ट्रेस आएगी वो ऐसी आएगी, जो मेरी स्ट्रेस आएगी वो ऐसी आएगी। यहां पर स्ट्रेस होगी ये, ऐसे। सॉरी, ठीक है, यहाँ स्ट्रेस होगी मेरी ये, ठीक है। अगर मैं थ्योरेटिकल स्ट्रेस लेके चला तो यहाँ की थ्योरेटिकल स्ट्रेस बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दिस स्ट्रेस, जो की वैल्यू क्या है? P अपॉन W माइनस डी इंटू टी, ठीक है। P अपॉन W माइनस डी इंटू टी। तो यहाँ सिग्मा मैक्स की वैल्यू क्या हो गई? सिग्मा मैक्स क्या होगा यहाँ पर? ये वाला पार्ट होगा या नहीं? सिग्मा मैक्स, इसका सिग्मा मैक्स ये वाला पार्ट होगा ना, जो कि इसके पास हो, जो कि इस पॉइंट के पास होगा। यही सिग्मा मैक्स यहाँ है, यही सिग्मा मैक्स मेरा यहाँ है। क्लियर हो गया यहाँ तक? ये चीज कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है या नहीं? कि जहां हमारा ये पार्ट आता है और इसका एवरेज क्या होगा, समझ के चलना है। इसका एवरेज क्या होगा? दिस इज द सिग्मा नोट और नोट, ये सिग्मा नोट होगा, ठीक है। इसका एवरेज क्या होगा? इसका एवरेज है ये वैल्यू। इसीलिए हम अगर सिग्मा मैक्स और सिग्मा नोट को ना दिखाएं तो एवरेज कैसे दिखा देंगे? इसके बराबर, क्योंकि स्ट्रेस बढ़ी है कुछ, बट वो स्ट्रेस सिर्फ और सिर्फ इसके बराबर ही नहीं है। यहाँ पर सबसे ज्यादा है, यहाँ पर सबसे कम है, यहाँ सबसे ज्यादा है, यहाँ पर सबसे कम है। तो इन दोनों का एवरेज जो निकल के आया वो मेरा ये वाला फिगर है। ये वाला कौन सा? ये जो मैंने अभी बनाया था, कौन सा वाला? ऐसा वाला, यूनिफॉर्म वाला, ठीक है। इसमें ये वाली चीज क्या है मेरी? सिग्मा एवरेज। सिग्मा एवरेज क्या? P अपॉन W माइनस डी इंटू टी। बट अब हम MD में ये चीज नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ये चीज हम नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, ठीक। बात समझ में आ रही है ना? नोचेस का इफेक्ट होता है रियल में, ठीक है। हम ये चीज नेग्लेक्ट कर रहे हैं, हम ये चीज नहीं लेके चल रहे अपने इसमें स्टडी में, बट ये चीज हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज द स्ट्रेस कंसंट्रेशन। कैसे अब दिखेगी? यहाँ स्ट्रेस कंसंट्रेशन और देखो, ये देखो कैसे स्ट्रेस कंसंट्रेशन की बात हो रही थी ना, ये तो क्या डायग्राम। अब स्ट्रेस कंसंट्रेशन को देखो, जो हमारे पास फ्लो है वो ऐसे होता है स्ट्रेस का। स्ट्रेस का फ्लो कैसे होता है? ऐसा, यहाँ पर भी ऐसा, यहाँ पर भी ऐसा। ऐसा होना चाहिए था, पहले मैं इसे व्हाइट कलर से दिखा रहा हूँ, ऐसा होना चाहिए था। मतलब जितनी नंबर ऑफ लाइन यहाँ से निकल रही है उतनी नंबर ऑफ लाइन यहाँ से निकलती। मान लीजिए कितनी नंबर ऑफ लाइन हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गई, ठीक है। तो 8 ही यहाँ से भी पास होनी चाहिए, बट क्योंकि यहाँ पर मटेरियल है क्या? नहीं। समझ रहे हो ना? मटेरियल नहीं है, तो इसे मैं अलग कलर से दिखा रहा हूँ। मान लीजिए मैं इस कलर से दिखा रहा हूँ। अब जरा समझना कि अगर यहाँ मटेरियल नहीं है तो क्या मैं यहाँ पर स्ट्रेस की कम लाइनें पास कराऊंगा? नहीं, क्योंकि स्ट्रेस की वैल्यू तो अभी भी सेम थी, मतलब उसी के हिसाब से और बढ़ रही है स्ट्रेस की वैल्यू, तो P अपॉन W माइनस डी इंटू टी, मतलब वैल्यू तो बढ़ रही है। इसका मतलब स्ट्रेस के फ्लो को आप कम तो दिखाओगे नहीं। यहाँ पर जो स्ट्रेस का फ्लो है वो कैसा होगा? ये चीज तो ठीक है ऐसी, ये चीज भी मान लो ऐसी है, ये चीज क्या हो गई? ऐसी।
ये चीज क्या होगी यहाँ से ऐसे, ठीक है। ये चीज यहाँ से तो बिल्कुल मैंने मिड ले लिया, एक्चुअली मिड नहीं लेना है। ये चीज हो जाएगा मान लीजिए ऐसा, ये एक और लाइन ले लो, यहाँ पर ये लाइन हो जाएगी ऐसी, ये लाइन हो जाएगी ऐसी, ये लाइन ऐसे मान लो, ये लाइन ऐसे मान लो, मतलब 9 मान लो। मैंने 8 मानी थी पहले, अब 9 ले लो, जैसे कि थोड़ा सा ये सिमेट्रिकल बने। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो गई, ऊपर की तरफ ये पार्ट हो गया, नीचे की तरफ ये लाइन हो गया। बात क्लियर है? ठीक है, तो ये चीज हमारी इस तरह से जा रही है। ठीक, तो यहाँ अब जितनी नंबर ऑफ लाइन यहाँ से पास हो रही है ना एक्स एक्स वाले सेक्शन से, उतनी ही नंबर ऑफ लाइन मेरी वाई वाई वाले सेक्शन से भी पास होनी है। अगर उतनी लाइन पास नहीं होंगी तो ये हमारी चीजें क्या करेंगी, फेल कर जाएंगी, यील्ड कर जाएंगी, है कि नहीं? क्योंकि सेम इंटेंसिटी यहाँ पर नहीं लगेगी। फिर जो मैंने आप तक सोम में समझाया वो क्या समझाया, फोर्सेस अगर सेम है तो हमारे पास क्या है, इफेक्ट भी उसके सेम होने चाहिए। इफेक्ट भी सेम होनी चाहिए, फोर्स तो हर जगह सेम ट्रांसमिट होगा ना, तो फोर्स को ट्रांसमिट सेम करने के लिए आपके यहाँ की जो नंबर ऑफ लाइन है वो भी तो सेम होनी चाहिए, जो कि एक्स एक्स पर थी। ठीक है, जो कि एक्स एक्स पर थी। तो नंबर ऑफ लाइन जब तेज ज्यादा हो रही है तो अब यहाँ सोचो कि इसमें क्या हो रहा है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन। अब एक वर्ड आ रहा है ना कंसंट्रेशन, तो ये कंसंट्रेशन का सेंस यहाँ दिख रहा है कि ये चीज क्या है, गैप अब इनका कम हो चुका है, ये क्या हो गई है, एक साइड में कंसाइज हो गई है। ये चीजें यहाँ पर क्या कर रही है, कंसंट्रेट कर रही है। तो इसी को हम बोलते हैं स्ट्रेस का कंसंट्रेट होना, स्ट्रेस कंसंट्रेशन होना। ठीक है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन में क्या हो रहा है, जहां स्ट्रेस कंसंट्रेशन होगा वहां क्या होगा, ये चीज है ना, जहां स्ट्रेस कंसंट्रेशन हो रहा है वहां क्या हो रहा है, सिग्मा मैक्स बढ़ रहा है। क्योंकि आपको यहां से दिख रहा है ये चीज आपकी सेम मैग्नीट्यूड की थी पुरानी वाली, जबकि यहां पर क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड बहुत पास पास आ रहा है, मतलब ये जो लाइन है वो बहुत पास पास आ रही है, तो ऑब्वियसली सिग्मा मैक्स क्या होगा, यहाँ ज्यादा होगा ना। या अगर यहाँ की लाइन पास पास आती तो फिर यहाँ पर ज्यादा होता, जबकि यहाँ की लाइन पास पास आएंगी ना, क्योंकि यहाँ होल दिया है। तो आप समझ रहे हो ना, जहां होल दोगे, जहां नोच दोगे, जहां वियर दोगे, वहीं पर तो क्या होगा, सिग्मा मैक्स। बात क्लियर हो रही है? तो जिस जगह हमारी डिसकंटिन्यूटी, इसका नाम क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूटी, जहां डिसकंटिन्यूटी वहां पर सिग्मा मैक्सिमम। ठीक है, और वही पॉइंट हमारा क्या होगा, क्रिटिकल। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई, इसकी वर्डिंग देख लेते हैं। ठीक है, ये चीज होगी स्ट्रेस कंसंट्रेशन। फॉर डेवलपिंग ए मशीन इट इज इम्पॉसिबल टू अवॉइड चेंज इन क्रॉस सेक्शन। यस और नो? भाई बिना क्रॉस सेक्शन चेंज किए आप कभी मशीन नहीं बना सकते हो, क्योंकि हर जगह कुछ ना कुछ चेंजेस चाहिए, चाहे उसमें डिसकंटिन्यूटी दो, चाहे उसका एरिया चेंज करो। एंड एनी सच डिसकंटिन्यूटी इन ए मेंबर अफेक्ट्स स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। दिख रहा है, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट किया है। एंड दिस डिसकंटिन्यूटी इंक्रीजेस द स्ट्रेस मैग्नीट्यूड। दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये जो लाइन है बहुत पास पास आ गई, इसका मतलब स्ट्रेस की वैल्यू यहाँ बढ़ रही है। ठीक है, वो सेंस लेके चल सकते हैं। क्लियर? इसी की वर्डिंग मैंने आगे भी लिखी हुई है, जितना भी समझाया। क्या, सिंस मेंबर ऑफ स्ट्रेस लाइन एट सेक्शन एक्स एक्स, जो मैंने एक्स एक्स वाली दिखाई थी अभी, एज सोन इन द फिगर, जो भी फिगर बनाया था, इज सेम एज द नंबर ऑफ स्ट्रेस लाइन एट सेक्शन वाई वाई। ठीक है, एट सेक्शन वाई वाई, एक सेकंड, ये एट सेक्शन एक्स एक्स एंड सेक्शन वाई वाई क्या होनी चाहिए, नंबर ऑफ लाइन हमारी सेम होनी चाहिए। बट यहाँ की जो विड्थ है, यहाँ की जो विड्थ है वो ज्यादा है, यहाँ की विड्थ क्या है, कम है ना। विड्थ में से डायमीटर घट गया ना, इसका मतलब इसकी चौड़ाई क्या हो गई, मटेरियल की विड्थ की वैल्यू कम हो गई है। ठीक है, तो एट बट विड्थ ऑफ द वाई वाई सेक्शन इज लेस एज कंपेयर टू द एक्स एक्स, ड्यू टू दिस स्ट्रेस लाइन कंप्रेसेस इन दिस रीजन। स्ट्रेस लाइन पास पास आ गई, ठीक है, जहां पर विड्थ कम थी वहां पर स्ट्रेस लाइन पास पास आ गई। ठीक है, कंप्रेसेस इन दिस रीजन। ठीक है, ये कंप्रेशन वैसा कंप्रेशन नहीं है, ठीक है, ये कंप्रेस मतलब जो कंसंट्रेट हुआ है। ठीक है, रीजन विच इंक्रीजेस द स्ट्रेस इंटेंसिटी। समझ में आ रहा है, विच इंक्रीजेस द स्ट्रेस इंटेंसिटी एट दिस लोकल रीजन टू कंपनसेट दिस, है ना। अपनी लाइन को पूरा उतना ही रखने के लिए यहां पर क्या हुआ, कंसंट्रेशन हुआ, और इस कंसंट्रेशन की वजह से क्या हुआ, सिग्मा मैक्स आ गया। क्लियर है? ड्यू टू स्ट्रेस कंसंट्रेशन सम रिडक्शन इन एंड्योरेंस लिमिट इज अचीव्ड। ये स्ट्रेस कंसंट्रेशन मैंने क्यों समझाया एमडी में, इसलिए समझाया क्योंकि स्ट्रेस कंसंट्रेशन जहां ज्यादा होता है वहां की एंड्योरेंस स्ट्रेंथ कम हो जाती है। बात क्लियर हो रही है? एंड्योरेंस स्ट्रेंथ किन चीजों पर डिपेंड कर रही थी, याद करो, जब मैंने एंड्योरेंस स्ट्रेंथ बताई थी तो कितना लोड लग रहा है ऊपर, ये भी तो था। मैंने आपको समझाया था जैसे जैसे डब्ल्यू बढ़ाओगे फटीग स्ट्रेंथ हमारी पास में आती जाएगी, मतलब वो टूटने की कंडीशन में जल्दी आ जाएगा। ठीक है, जल्दी आ जाएगा। तो वही सेंस हमारा है कि एंड्योरेंस लिमिट जो है मेरी, अगर मैं स्ट्रेस कंसंट्रेशन उसमें ज्यादा कर देता हूँ, स्ट्रेस कंसंट्रेशन वर्ड जो है उसका मीनिंग समझो कि ये हमारे लिए एक तरह से गलत चीज है। स्ट्रेस कंसंट्रेशन आना हमारे लिए ड्रॉबैक है।
हमारे लिए फायदेमंद चीज नहीं है, ठीक है। कंसंट्रेशन, स्ट्रेस कंसंट्रेशन थोड़ा पॉजिटिव टर्म लगता है, बट एक्चुअल में क्या है, निगेटिव चीज है। जहां स्ट्रेस कंसंट्रेशन आएगी वहां पर मैक्सिमम स्ट्रेस जल्दी प्रोड्यूस होगी, मतलब वो अपनी फेलियर स्ट्रेस के जल्दी पास पहुंचेगी, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर एंड्योरेंस लिमिट क्या होती है, डिक्रीज। यहाँ पर एंड्योरेंस लिमिट होती है डिक्रीज, क्योंकि उसमें क्या होता है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन तो पास पास आ गए, तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन मतलब सिग्मा मैक्स अगर ज्यादा है, तो अगर उस पर फ्लक्चुएटिंग लोड लगा दूं, तो फ्लक्चुएटिंग लोड लगाने से सिग्मा मैक्स बार बार चेंज हो रहा है, एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव, एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव, इसका मतलब जल्दी से टूटेगा, इरिटेट जल्दी होगा, इरिटेट जल्दी होगा तो फटीग लिमिट क्या होगी, कम होगी। समझ रहे हो ना, जो मैंने कल समझाया था इरिटेशन के, इरिटेशन अगर ज्यादा है तो हमारी एंड्योरेंस लिमिट क्या है, कम, जल्दी टूटेगा ना। 181 जैसे कल बताया था एमएस का, माइल्ड स्टील का, अगर किसी मटेरियल में 181 से कम है, इसका मतलब उसमें क्या है, इरिटेशन ज्यादा, जिस वजह से उसकी एंड्योरेंस लिमिट क्या हो गई, कम। उसमें फटीग स्ट्रेंथ तब ज्यादा होगी जब वो अपनी कैपेसिटी को इजीली अचीव कर सके। 181 से ज्यादा लेके जाएगा मतलब माइल्ड स्टील से वो मटेरियल अच्छा है फटीग लोडिंग में। क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो ये सेंस था हमारा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जहां स्ट्रेस कंसंट्रेशन ज्यादा, ठीक है, वहां पर एंड्योरेंस लिमिट, एंड्योरेंस लिमिट क्या है बेसिकली, इसका सिमिलर नाम क्या है, जैसे मैंने स्ट्रेस कंसंट्रेशन बोला, एंड्योरेंस लिमिट का सिमिलर नाम क्या होता है, एंड्योरेंस स्ट्रेंथ, है ना। एंड्योरेंस स्ट्रेंथ मतलब फटीग की स्ट्रेंथ, फटीग स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी मेरी, कम या ज्यादा, बताइए। जहां स्ट्रेस कंसंट्रेशन ज्यादा वहां फटीग स्ट्रेंथ ज्यादा या कम। पहले ओवरव्यू लेके चलो यार, माइंड को ऊपर रखो मटेरियल के, ऐसे मत सोचो मटेरियल के अंदर घुसे पड़े हो, ठीक है। आप सोचो स्ट्रेस कंसंट्रेशन अगर मटेरियल में ज्यादा हो रही है ना, मतलब हमारे लिए क्या है, ड्रॉबैक ज्यादा बढ़ रहे हैं, सिग्मा मैक्स ज्यादा बढ़ रहा है, इसका मतलब एंड्योरेंस स्ट्रेंथ क्या होगी इस मटेरियल की, कम, कि मटेरियल जल्दी ही फेल हो जाएगा। जितने मटेरियल में ये चीजें आप डिसकंटिन्यूटी बनाओगे, मटेरियल उतनी जल्दी ही फेल होगा, ठीक है। तो उसके फटीग स्ट्रेंथ क्या होगी, कम। फेल तभी तो होगा जब उसकी एंड्योरेंस स्ट्रेंथ कम हो रही है, मतलब जो इंड्यूस स्ट्रेंथ स्ट्रेस है, इंड्यूस समझते हो ना, जो प्रोड्यूस की जा रही है, प्रोड्यूस स्ट्रेस एंड्योरेंस स्ट्रेंथ पे तुरंत पहुंच जाएगी, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या हो चुकी है, कम। इनकी वजह से, किनकी वजह से, जो हमने उसमें डायग्राम में बनाए थे, क्या, डिसकंटिन्यूटीज। जितनी ज्यादा डिसकंटिन्यूटी बनाओगे उतनी दिक्कत। क्लियर हो रहा है, ठीक है। चलो, तो ये था मेरा स्ट्रेस कंसंट्रेशन का ओवरव्यू, ठीक है। अब हम इन चीजों को थोड़ा सा प्रैक्टिकली और देख लेते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे कहता हूं स्ट्रेस कंसंट्रेशन इन डक्टाइल मटेरियल, क्वेश्चन ये आ जाते हैं, ठीक है। इसको जरा थ्योरेटिकली समझिएगा अच्छे से। पहले अगर मैं एक डक्टाइल मटेरियल लेके चला ऐसा, स्ट्रेस कंसंट्रेशन को पहले फील करो, ये बॉडी है ऐसी, भाई एरिया तो चेंजेस होंगे, है ना, रियल में एरिया चेंजेस रहेंगे, डिस्कंटिन्यूटी है ये, है ना, डिस्कंटिन्यूटी दिख गई, मैंने फोर्स लगाया P, लगा दिया, ये क्या है, मेरा डक्टाइल मटेरियल। कैसे लोडिंग है, स्टैटिक, अभी फिलहाल स्टैटिक लोडिंग है। कैसा मटेरियल है, डक्टाइल, ठीक है। पहले इस चीज को समझो, स्ट्रेस कंसंट्रेशन इन डक्टाइल एंड इन स्टैटिक लोडिंग, पहले ये कंडीशन समझो। तो यहां पर अगर मैं इस पी को, फोर्स को बढ़ाता हूं, ये है एमएस, मतलब माइल्ड स्टील, डक्टाइल है। स्ट्रेस कंसंट्रेशन, जो स्ट्रेस फ्लो है वो दिखाओ इसमें, पहले कैसा दिखाओगे, फिगर थोड़ा सा इधर उधर बन जाए तो टेंशन मत लेना। क्या ये फिगर ऐसा बनना चाहिए या नहीं, बताइए, है ना, समझ में आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि जितनी लाइन यहां से पास हो रही है उतनी ही लाइन आगे से भी पास होनी चाहिए इन नंबर्स, ठीक है। ये फिगर थोड़ा सा गड़बड़ बनेगा, मुझे पक्का पता है, ठीक है। तो ये अगर यहाँ से आपने 3 लाइन ऐसे दिखा दो, 3 4 भी दिखा दो, फिर ये भी फिर इसके ऊपर ही दिखा दो, है ना, ये 4 लाइन अगर ये दिखाई, मतलब 8 लाइन अगर एक्स एक्स से जा रही हैं, तो वाई वाई से भी क्या होनी चाहिए, 8 ही होनी चाहिए ना। तो फिक्स है, ये चीज तो अभी समझाई। पी जो है वो सेम ट्रांसमिट होगा, तो जो स्ट्रेस फ्लो है वो मेरा सेम ट्रांसमिट होना चाहिए। तो जो स्ट्रेस फ्लो है कहाँ कंसंट्रेट हो गया। अगर ये फिगर ऐसा ना हो के ऐसा होता, सोचो जरा, अगर ये फिगर ऐसा ना हो के ऐसा होता, है ना, तो यही 8 लाइन मेरी सीधी ऐसी होती, कोई दिक्कत ही नहीं थी। फील करो जरा इस चीज को, स्ट्रेस कंसंट्रेशन को फील करो। यहाँ पर अगर ये पी फोर्स ऐसे और पी फोर्स ऐसे, ये टोटल इस डाया का मान लीजिए डायमीटर है,
टोटल इस डाया का ये फिगर ऐसे ही चल रहा था। तो यहाँ स्ट्रेस कंसंट्रेशन सेम थी, मतलब स्ट्रेस कंसंट्रेशन की बात ही नहीं होती यहाँ पर, क्यों? क्योंकि ये फ्लो सेम था। बट जैसे ही हमने क्या किया, इसका एरिया डिक्रीज किया, मतलब मटेरियल के मॉलिक्यूल यहाँ कम कर दिए, तो वैल्यू जो है इस तरह से आएगी। बट पी फोर्स इधर भी है, पी फोर्स इधर भी है, कनेक्टेड ये पूरी एक तरह से है। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर जो डायग्राम है वो उसके पास में स्ट्रेस आ जाएगी, मतलब जो ये इंटेंसिटी है वो बढ़ गई, स्ट्रेस इंटेंसिटी बढ़ गई, कंसंट्रेशन बढ़ गया। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ये जो आपके पास पॉइंट है, मान लीजिए 2-2, ये 2-2 पॉइंट ही हमारी डिस्कंटिन्यूटी का फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट सेक्शन है। तो क्या अगर ये माइल्ड स्टील है, डक्टाइल मटेरियल है, तो ये क्या चाहेगा इन स्टैटिक लोडिंग? समझो पहले मैं क्या कह रहा हूं। इन स्टैटिक लोडिंग, इन स्टैटिक लोडिंग ये क्या चाहेगा? ये क्या है? डक्टाइल मटेरियल है। ये क्या करेगा? थोड़ा सा फील करोगे तो आंसर आ जाएगा। फील करो इसे, खींचो इसे, ये कैसा बनेगा? स्ट्रेस कंसंट्रेशन इसकी कम होगी या ज्यादा होगी? अगर ये एक स्टैटिक लोडिंग में आ रहा है तो ये क्या ऐसे नहीं जाएगा? ध्यान से समझो। अगर मैं एक मटेरियल को डिस्कंटिन्यूटी पर, डिस्कंटिन्यूटी इसकी कहां बोलूंगा? यही तो बोलूंगा 2-2 पर। 2-2 क्या है मेरी डिस्कंटिन्यूटी ना, यहां से फिर से सेम हो गया है ना। डिस्कंटिन्यूटी कहां दिख रही है मुझे? 2-2 पर। एरिया तुरंत चेंज हो रहा है, तो डिस्कंटिन्यूटी यहाँ है ना, दिस इज द डिस्कंटिन्यूटी पॉइंट। तो इस डिस्कंटिन्यूटी पॉइंट पर, इस डिस्कंटिन्यूटी पॉइंट पर एक होता है कंसंट्रेशन फैक्टर, जैसे मैंने कल बोला था KT, उसे मैं बोल रहा हूँ KT फिलहाल के लिए। अभी समझाऊंगा KT क्या होता है, अभी फैक्टर की तरह लेके चलो। अगर मेरा यहाँ डिस्कंटिन्यूटी फैक्टर KT है, KT से ये रिप्रेजेंटेशन समझो कि जितना ज्यादा KT उतना ज्यादा स्ट्रेस कंसंट्रेशन। इसका मतलब क्या हुआ? ड्रॉबैक हमारी ज्यादा इंक्रीज हो रही है, मतलब जितना ज्यादा KT होगा उतना हमारे लिए बेकार। ठीक है, तो KT जितना ज्यादा उतनी ज्यादा स्ट्रेस कंसंट्रेशन। ठीक है, अब KT की वैल्यू अगर हम कम कर सकें तो हमारे लिए मटेरियल क्या हो गया? सेफ हो गया। ठीक है, मटेरियल KT अगर कम हो जाए तो मटेरियल सेफ हो जाएगा। KT कम होने का मतलब क्या है? स्ट्रेस फ्लो हमारी कैसी हो? स्मूथ हो। स्ट्रेस फ्लो हमारी स्मूथ हो, इस तरह की ना हो अचानक से चेंज होती हुई या बहुत पास में जाती हुई, ऐसी ना हो, अचानक से चेंज होने वाला सेंस ना हो उसमें। तो क्या होगा इसमें? अगर ये हमारा यील्डिंग है, मतलब माइल्ड डक्टाइल है, तो डक्टाइल क्या होते हैं? डक्टाइल मटेरियल किस में जाते हैं? डक्टाइल मटेरियल यील्डिंग में जाते हैं या नहीं जाते हैं? जाते हैं। उनमें तुरंत ही ब्रेकिंग तो नहीं होती है। अब इस मटेरियल को प्रैक्टिकली अपने माइंड में सोचना, 3D में ये डायमीटर है, ये भी डायमीटर है। जब इसे खींचोगे ना स्टैटिक लोडिंग में, तो इसका फिगर कुछ ऐसा बनता हुआ आएगा। आएगा या नहीं ये बताइए। यस और नो? ये चीज यहां पर ऐसी आ जाएगी या नहीं? क्योंकि ये डक्टाइल मटेरियल है इसलिए ऐसी आएगी। किसके अंडर? स्टैटिक लोडिंग के। स्टैटिक लोडिंग के अंडर ये जो चीज है ये हमारी कहां पर? डिसकंटिन्यूटी पॉइंट पर। वो डिसकंटिन्यूटी पॉइंट क्या था मेरा? 2-2। डिसकंटिन्यूटी पॉइंट पर ये चीज मेरी कैसे मिली? ऐसी। अगर मैं ये चीज ऐसे देखता हूं, प्रैक्टिकली यही होगा, आप चेक करो अपने माइंड में, ये चीज प्रैक्टिकली भी ऐसी आएगी। तो यहां अब जरा स्ट्रेस फ्लो दिखाओ, कैसा दिखाओगे? अब समझ में आ रहा है थोड़ा क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है, एक स्मूथ कर्व यहां पर आपको दिख रहा है। ठीक है, एक स्मूथ कर्व दिख रहा है, इस तरह का नहीं दिख रहा। इसका मतलब क्या हुआ? यहां का आफ्टर लोडिंग, लोडिंग अभी भी है, स्टैटिक लोडिंग है, आफ्टर लोडिंग इन द डक्टाइल मटेरियल, इन स्टैटिक लोडिंग, ये डायनेमिक नहीं है, ये स्टैटिक है। स्टैटिक लोडिंग में स्ट्रेस कंसंट्रेशन का कुछ इफेक्ट पड़ रहा है इसके ऊपर। सोचो जरा, क्योंकि ये अपने आप में क्या कर देती है? ये अपने आप में अपनी शेप को चेंज कर देती है। कौन सी मटेरियल? डक्टाइल मटेरियल। अगर मैं आपसे कहता हूं ब्रिटल मटेरियल होता है यहां, तो क्या वो अपने आप को इस तरह से चेंज कर पाता? नहीं। वो क्या हो जाता? फ्रैक्चर। किसके अंडर? किसके अंडर ये कौन सी लोडिंग लग रही है अभी? स्टैटिक। स्टैटिक के अंदर ही स्ट्रेस कंसंट्रेशन की वजह से ब्रिटल मटेरियल जल्दी फेल होगा। अब मेरी बात को समझो, स्ट्रेस कंसंट्रेशन की वजह से ब्रिटल मटेरियल स्टैटिक लोडिंग के अंदर भी जल्दी फेल हो जाएगा एज कंपेयर टू डक्टाइल। मतलब स्टैटिक लोडिंग ही स्टैटिक है, मतलब स्टैटिक लोडिंग को आप बहुत सेफ समझते हो ना अपने माइंड में, डायनामिक को ऐसे समझते हो कि जल्दी से टूट जाएगा सब कुछ। तो स्टैटिक लोडिंग लग रही है, उसमें अगर मैं डिसकंटिन्यूटी दे दूं, क्योंकि अभी तक आपने कभी भी डिसकंटिन्यूटी नहीं समझी थी। अभी तक क्या पढ़ा था? सोम में भी सिंपल प्रिज्मेटिक, MD में भी अभी तक हम क्या लेके चले? सिंपल प्रिज्मेटिक।
ठीक है, अब हम लेके चल रहे हैं क्या चीज, डिस्कंटिन्यूटी। तो डिस्कंटिन्यूटी की वजह से स्टैटिक लोडिंग के अंदर ही डायनामिक जो है वो अपने आप को सेफ बना ले जाता है, जबकि ब्रिटल अपने आप को सेफ नहीं बना सकता। समझ में आ रही ना बात। अगर मैं स्टैटिक लोडिंग ही लगा रहा हूँ, डायनामिक की तो बात ही नहीं हुई, डायनामिक की बात नहीं, स्टैटिक लोडिंग में अगर डिस्कंटिन्यूटी है तो ब्रिटल हमारे लिए अच्छा होगा या बेकार होगा, बेकार। बात समझ में आ रही है। मैं अभी ये तो बात ही नहीं कर रहा कि यहाँ डायनामिक लोडिंग में क्या चीजें होंगी, मैं तो स्टैटिक में ही कंपैरिजन कर रहा हूँ, है ना। तो अगर मैं स्टैटिक लोडिंग कर रहा हूँ तो मैं डायनामिक को अगर डिस्कंटिन्यूटी दे रहा हूं तो डायनामिक को प्रेफर, सॉरी इसे डक्टाइल को प्रेफर करूंगा या ब्रिटल को प्रेफर करूंगा। क्वेश्चन समझो पहले, है ना। क्या कह रहा था मैंने कहा कि अगर मैं स्टैटिक लोडिंग ही दे रहा हूं और एक बार मुझे ऐसी बनानी है कुछ, ठीक है, जिसमें डिस्कंटिन्यूटी हो, तो मैं वहां पर ब्रिटल को लूंगा या डक्टाइल को स्टैटिक लोडिंग के अंदर भी, क्योंकि ब्रिटल क्या है, टूटने की कंडीशन में आ चुका है, क्योंकि उसके अंदर डिस्कंटिन्यूटी यील्डिंग की हेल्प से वो नहीं हो सकती, हटाई नहीं जा सकती, केटी की वैल्यू कम नहीं की जा सकती, जबकि यहाँ केटी की वैल्यू क्या हो गई, कम। ठीक है, अब ये जो हमारे पास डिस्कंटिन्यूटी है, यहाँ पर रेडियस देखो, यहाँ बेसिकली रेडियस क्या है, यहाँ इस पॉइंट पर रेडियस क्या होगी इस पॉइंट पर, ये सोचो जरा, 2 पर रेडियस क्या होगी, रेडियस किसकी होती है, कर्व की। यहाँ कर्व क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तो रेडियस क्या है यहाँ 0। इस कर्व की रेडियस क्या है 0, जबकि यहाँ ये जो कर्व बन के आया है, इस कर्व की रेडियस कुछ ना कुछ है, ठीक है, इस कर्व की रेडियस कुछ ना कुछ है, ठीक है, बात क्लियर हो रही है। ये रेडियस यहाँ पर 0 है, यहाँ अब जब ये कर्व बनेगा तो कुछ ना कुछ रेडियस है। तो जैसे जैसे आप नोच की रेडियस बढ़ा रहे हो, जैसे जैसे नोच की रेडियस बढ़ा रहे हो, अगर ये चीज और फ्लैट होती जाएगी तो क्या बढ़ेगा, आर बढ़ेगा, आर और बढ़ेगा, आर और बढ़ेगा, ठीक है। तो आर जैसे जैसे बढ़ेगा, केटी वैसे वैसे क्या हो रहा है, कम। यहां से आउटकम समझ में आ रहा है, जैसे जैसे आर बढ़ रहा है वैसे वैसे केटी कम होगा, ठीक है। क्वेश्चन आपका ये भी आ सकता है यहाँ से, सिर्फ और सिर्फ इन छोटी सी लाइन से, कि अगर मैं उस नोच, उस पर्टिकुलर डिस्कंटिन्यूटी की रेडियस यानी कर्वेचर को चेंज करूं तो यहाँ पर क्या होगा, केटी कम होगा, मतलब स्ट्रेस कंसंट्रेशन का इफेक्ट कम होगा, ठीक है। बात ही समझ में आ गई, इसकी वर्डिंग पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये पूरी की सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। यहाँ क्या लिखा हुआ है देखिएगा, स्ट्रेस कंसंट्रेशन इन डक्टाइल मटेरियल अंडर स्टैटिक लोडिंग इज नेग्लिजिबल। क्यों नेग्लिजिबल हो जाती है, क्योंकि वो अपने आप में क्या कर जाता है, यील्ड, इस वजह से स्ट्रेस कंसंट्रेशन को वो क्या कर देता है, यहाँ पर नेग्लेक्ट, है ना। अगर यहाँ फ्लो सेम मिल जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन का कोई मतलब नहीं है ना, फ्लो अगर सेम मिल जाए तो मुझे, तो ये किसकी वजह से हो रहा है, अब ये आगे लिखा जाएगा, बट इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग लोड, अगर मैं इसी पर, अभी ये चीज हमारी आगे की है, अगर मैं इसी डक्टाइल मटेरियल पर अगर फ्लक्चुएटिंग लोड लगाऊंगा, तब ये चीज हमारी क्या होगी, क्रिटिकल होगी, तब ये चीज हमारी फ्लक्चुएट करेगी, तब ये चीज हमारी एंडोरेंस स्ट्रेंथ में जाएगी, ठीक है, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग लोड तो हमेशा क्या होगा, एंडोरेंस के अंदर आएगा, ठीक है। बात क्लियर हो रही है, ठीक। तो स्ट्रेस कंसंट्रेटेड फैक्टर इज मोर सीरियस इन दी फ्लक्चुएटिंग लोड फॉर दी डक्टाइल मटेरियल, ठीक है। क्लियर हो रही है चीजें या नहीं। डक्टाइल मटेरियल एक है, ब्रिटल मटेरियल एक है, डायनामिक लोडिंग एक है, स्टैटिक लोडिंग एक है। डक्टाइल से स्टैटिक लोडिंग को चूज करोगे अगर डिस्कंटिन्यूटी के साथ, तो डक्टाइल हमारा क्या है, सेफ है, क्योंकि वो डिस्कंटिन्यूटी को सही कर देता है स्टैटिक लोडिंग में। बट डायनामिक लोडिंग में वो सही भी करेगा तो भी क्या फायदा, क्योंकि डायनामिक लोडिंग में वो अपने आप को सही तो करेगा, ऑब्वियस है, बट क्या होगा, डायनामिक लोडिंग है ना, स्टैटिक तो नहीं है ना, डायनामिक है, तो क्या करेगी वो उस चीज को, एंडोरेंस पर फेल कर देगी, ठीक है। यील्ड पर पहुंचाएगी नहीं, वो एंडोरेंस पर फेल कर देगी। जब वो यील्ड पर पहुंचाएगी ही नहीं तो ये चीज हमारी परफेक्टली आ जाएगी, कभी नहीं भाई। यील्डिंग के बाद ही तो ये चीज हमारी परमानेंट डिफॉर्मेशन में जाएगी ना, तो यहाँ पर यील्डिंग से पहले ही पहले एंडोरेंस में क्या हो गई, फेल हो गई, तो कोई फायदा ही नहीं बचेगा उसका, है ना। स्ट्रेस कंसंट्रेशन क्यों कम हो रहा है, सोचो जरा, क्यों कम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर यील्डिंग है, और यील्डिंग तभी तो होगी जब ये फोर्सेस हमारी सिग्मा वाई से ज्यादा हो जाए, ठीक है। तो यील्डिंग तो हो ही नहीं रही, क्योंकि वो एंडोरेंस स्ट्रेंथ क्या होती है, कम होती है यील्ड से, इसका मतलब पहले ही फेल हो गया, ठीक है। क्लियर हो रहा है जब फटीग की बात करेंगे तो। अब नेक्स्ट चीज है, इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस कंसंट्रेशन इन डक्टाइल मटेरियल अंडर स्टैटिक लोड इज लेस सीरियस, यही जो मैं समझाया मैंने, और लेस हार्मफुल बिकॉज द ज्योमेट्री नियर द डिस्कंटिन्यूटी, ठीक है, इज रीअरेंज
ठीक है, अपने आप को रीअरेंज करती है ड्यू टू द लोकल यील्डिंग, ठीक है, ड्यू टू द लोकल यील्डिंग। हेंस इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस कंसंट्रेशन इन डक्टाइल मटेरियल अंडर स्टैटिक लोडिंग इज नेग्लेक्टेड। बात क्लियर है? ठीक है, अब एक बात और बताओ, यहां पर पहले यील्डिंग क्यों हो गई एज कंपेयर टू दिस पार्ट? क्वेश्चन मुझे इसका आंसर दो। यहां इस वाले 2 पर पहले यील्डिंग हो जाती है एज कंपेयर टू XX, ऐसा क्यों हो रहा है? देखते हैं आपका माइंड इतना दौड़ भी रहा है या नहीं। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, 2 पर पहले यील्डिंग हो जाती है, तभी तो वो स्ट्रेस कंसंट्रेशन सही हो रही है ना, एज कंपेयर टू दिस पार्ट। ये तो अभी इलास्टिक लिमिट के अंदर ही है, ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, जल्दी से आंसर दीजिए आप भी। अमन जी, आपने कुछ क्वेश्चन पूछा था, एक बार फिर से मुझे पूछ लीजिएगा अगर समझ में नहीं आया तो। अभी तक आपने कुछ लिखा हुआ है होल पे क्या होगी, ठीक है, तो पूछ लीजिएगा अगर समझ में नहीं आया, क्योंकि मुझे लग रहा है कि होल वाला सेक्शन पिछला हो चुका है। ठीक है, 2 का एरिया कम है तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन कहाँ होगी ज्यादा? क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन के हिसाब से आंसर दो ना। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, 2 पर यील्डिंग पहले हो गई एज कंपेयर टू XX, ऐसा क्यों हो गई? मैंने ये पूछा आपसे। किसकी? स्ट्रेस कंसंट्रेशन की वजह से क्या हुआ? मेरे क्वेश्चन का आंसर ये नहीं है स्ट्रेस कंसंट्रेशन, इसका आगे का पार्ट है। स्ट्रेस कंसंट्रेशन की वजह से क्या हुआ? फेलियर तो होगा, बट फेलियर से पहले क्या हुआ? फेलियर तो तब होगा जब बहुत ज्यादा फोर्सेस लगा दोगे। ठीक है, यहां सोचो तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन की वजह से यहां क्या आया? ये फिगर याद है? स्ट्रेस कंसंट्रेशन की वजह से क्या आया? सिग्मा लोकल मैक्सिमम। भाई जहां स्ट्रेस कंसंट्रेशन है वहां क्या होगी? मैक्सिमम स्ट्रेस होगी या नहीं? मतलब जो ये फिगर बनाया है, जरा सोचो तो जरा, इस चीज में जो ये वाला आपने फिगर बनाया, कौन सा वाला? यहां से अगला वाला, ये जो यहां से आगे का है, मतलब इस डिसकंटिन्यूटी के बाद यहां वाले पार्ट पर जो स्ट्रेस होगी वो बहुत ज्यादा आएगी या नहीं आएगी? ये तो है ये वाला पार्ट, XX वाला पार्ट। इस XX वाले पार्ट में क्या आ रहा था मेरा? ये स्ट्रेसेस। जबकि जो YY वाला पार्ट है वो ये वाला है ना, इसमें स्ट्रेसेस क्या आ रही है मेरी? बहुत ज्यादा, ऐसे ऐसे। इनका मैग्नीट्यूड इससे बहुत ज्यादा है ना। तो वही मैं कहना चाह रहा हूं कि जब हमने XX के बारे में देखा और जब हमने YY के बारे में देखा, तो यहां पर जो स्ट्रेसेस आई वो बहुत ज्यादा आई अचानक से। मैंने आपसे बोला ना सिग्मा मैक्स अचानक से बढ़ेगा, है ना, क्योंकि यहाँ डिस्कंटिन्यूटी है। जैसे सिग्मा मैक्स ज्यादा बढ़ेगा तो ये आपका यील्डिंग जो इसके मटेरियल में, आप ऐसे बोलोगे क्या कि इस वाले का सिग्मा यील्डिंग और इस वाले का सिग्मा यील्डिंग अलग अलग होगा, ऐसे बोलोगे? नहीं, मटेरियल सेम है ना, तो सिग्मा यील्डिंग सेम, मतलब 250 लेके चलो, 250 इसका भी, 250 इसका भी। यहां सिग्मा मैक्स सेम पी पर ज्यादा इंड्यूस हो गई, यहां सिग्मा मैक्स सेम पी पर कम इंड्यूस हो रखी है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? यहां ज्यादा इंड्यूस हो रखी है, इसका मतलब ये जल्दी पहुंचेगी ना 250 पर एज कंपेयर टू दिस। इसका मतलब ये चीज क्या होगी? पहले यील्ड होगी एज कंपेयर टू दिस। समझ में आ रहा है? जहां स्ट्रेस कंसंट्रेशन होगा वहां की स्ट्रेस पहले यील्डिंग पॉइंट को टच करेगी, इसका मतलब वहां पर लोकल यील्डिंग होगी। जबकि यहां लोकल यील्डिंग नहीं है, ये अभी किसमें है? इलास्टिक रीजन के अंदर, है ना। ये चीज अभी वापस आ जाएगी, जबकि यहां पर क्या हो चुकी है? यील्डिंग। बात क्लियर हो गई? क्योंकि यहां सिग्मा मैक्स मिल रहा है, सिग्मा मैक्स अगर पहुंचेगा, थोड़ा और फोर्स बढ़ाओगे तो सिग्मा मैक्स जल्दी से सिग्मा वाई के बाद पहुंच जाएगा। जैसे ही वो वाई के पास पहुंचा, वैसे ही उस पॉइंट पर क्या हो गई? यील्डिंग। बात क्लियर है? ठीक है, ठीक। चलिए, तो यहाँ ये वाला पार्ट हुआ, ठीक है, इसकी वर्डिंग क्लियर हो गई है। नेक्स्ट इसको देख लेते हैं। इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस कंसंट्रेशन इज मोर हार्मफुल इन दी ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल मटेरियल में क्यों? क्योंकि वहां पर यील्डिंग होगी ही नहीं, लोकल यील्डिंग होगी नहीं, वो सीधा क्या कर जाएगा? फेल, सीधा फेल। क्योंकि सिग्मा मैक्स कहां पहुंचेगी? सिग्मा यील्डिंग पर नहीं। सिग्मा मैक्स समझ रहे हो कौन सी वाली? सिग्मा मैक्स इस वाले फिगर में, सिग्मा मैक्स समझ रहे हो ना कौन सी की बात कर रहा हूं मैं? इस वाले पॉइंट पर, ये जो मैक्सिमम लग रही है, ठीक है। सिग्मा मैक्स कहां पर पहुंच रही है? सिग्मा यील्डिंग पर नहीं, क्योंकि ये ब्रिटल मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल सीधा कहां पहुंचेगा? यील्डिंग होती ही नहीं ब्रिटल में, क्या होता है सीधा? अल्टीमेट। अल्टीमेट पर पहुंचेगा, इसका मतलब ये चीज क्या होगी? सीधी फ्रैक्चर। समझ रहे हो? यहां वाली चीज अभी फ्रैक्चर नहीं होगी, कौन सी वाली फ्रैक्चर हो जाएगी? ये जहां डिसकंटिन्यूटी है। मतलब ब्रिटल मटेरियल अंडर स्टैटिक लोडिंग, अंडर स्टैटिक लोडिंग इजीली फ्रैक्चर हो जाएगा यहां से।
ठीक है, डायनामिक की जरूरत ही नहीं है अभी। ब्रिटल मटेरियल अंडर स्टैटिक लोडिंग ही इजीली फ्रैक्चर हो जाएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन की वजह से, स्ट्रेस कंसंट्रेशन की वजह से सिग्मा मैक्स यहाँ की ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, और ये क्या पहुंचेगी अल्टीमेट के जल्दी पास। तो जैसे यहाँ फोर्स और थोड़ा सा बढ़ाओगे ये चीज क्या होगी, टूट गई। ठीक है, तो ब्रिटल मटेरियल, इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस कंसंट्रेशन मोर हार्मफुल इन द ब्रिटल मटेरियल अंडर स्टैटिक लोडिंग बिकॉज दे डोंट परमिट एनी यील्डिंग। ठीक है, हेंस stress concentration effect cannot be neglected in the brittle material under static loading। ठीक है, बट इन डायनामिक लोडिंग, डायनामिक लोडिंग में क्या होगा, डायनामिक लोडिंग में दोनों ही, चाहे वो डक्टाइल हो चाहे वो ब्रिटल हो, दोनों ही हमारे लिए क्या है, आपके इस तरह की कंडीशन प्रोड्यूस कर देंगे कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन की वजह से फेलियर जल्दी हो जाएगा, दोनों में ही, अगर वो डायनामिक लोडिंग है तो। ठीक है, तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन इज हार्मफुल इन बोथ डक्टाइल एंड ब्रिटल अंडर फ्लक्चुएटिंग और डायनामिक लोड, है ना, और फटीग लोडिंग। हेंस स्ट्रेस कंसंट्रेशन इफेक्ट कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड इन दी फटीग लोडिंग इन एनी टाइप ऑफ द मटेरियल। इसका मतलब यही जो फिगर मैंने आपको समझाया था अभी, इस फिगर को अगर मैं ऐसे लेके चलता हूं कि इसके अंदर स्ट्रेस यहां पर सबसे ज्यादा प्रोड्यूस है ना, सिग्मा मैक्स यहां होगी सबसे ज्यादा, तो ये जो सिग्मा मैक्स यहां प्रोड्यूस हो रही है ये डायनामिक लोडिंग में, डायनामिक लोडिंग मतलब P से P2, P1 से P2, यहां पर ये P1 से P2 इस तरह से बार बार लेके जा रहे हैं, फिर P2 से P1 लेके आ रहे हैं, फिर P1 से P2। तो डायनामिक लोडिंग में ये जो सिग्मा मैक्स है इसे कहां तक पहुंचना है, सिग्मा यील्ड तक, समझो सिग्मा अल्टीमेट तक। अगर ये डक्टाइल मटेरियल है तो डक्टाइल मटेरियल इन डायनामिक लोडिंग, इस चीज को समझना अपने माइंड में एकदम, ये आपके पास डक्टाइल मटेरियल है, यहाँ स्ट्रेस कंसंट्रेशन है, यहाँ सिग्मा मैक्स ज्यादा मिल रहा है, क्या ये चीज हमारी सिग्मा मैक्स सिग्मा यील्ड तक पहुंचेगी इन डायनामिक, नहीं, ये कहां तक पहुंचेगी, अल्टीमेट। ब्रेकिंग, किस तरह वाली ब्रेकिंग, फटीग स्ट्रेंथ को हम क्या बोलते हैं, सिग्मा ई, वहां पर फेलियर वैसा ही होता है अल्टीमेट जैसा। ठीक है, ये मैंने कल भी बताया था, उस वीडियो को देखना, मैंने समझाया हुआ भी है। आप उस आंसर पर तो पहुंच गए, बट कल की क्लास में नहीं थे तो मैं आंसर आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ठीक है, तो यहां से क्या होगा कि सिग्मा मैक्स जो है वो पहुंचेगा पहले सिग्मा ई पर। क्यों, क्योंकि सिग्मा ई क्या होती है, इज लेस देन सिग्मा वाई, होती है या नहीं डक्टाइल के लिए। इसका मतलब सिग्मा मैक्स सिग्मा ई जैसे ही पहुंचा, सिग्मा वाई तक तो पहुंचने का टाइम ही नहीं मिला। क्यों, क्योंकि सिग्मा ई पर ही क्या हो चुका है, ये टूट चुका है। तो मैंने कल बोला था डक्टाइल मटेरियल जब सिग्मा ई पर पहुंच जाता है तो वो अचानक से टूटता है, वो यील्ड करके नहीं टूटता। ठीक है, क्योंकि ये हमारा फटीग फेलियर है, और फटीग फेलियर मैंने कल लिखवाया भी है आपको स्लाइड में कि वो अचानक से टूटेगा, वो यील्ड करके नहीं टूटेगा, मतलब खिंच के नहीं टूटेगा, वो अचानक से टूटेगा क्रैकिंग की हेल्प से। कल ये चीज मैंने लिखवाई भी थी। ठीक है, तो सिग्मा मैक्स सिग्मा ई पर पहुंचेगा तो अगर अंडर डायनेमिक लोडिंग स्ट्रेस कंसंट्रेशन की वजह से ये चीजें तुरंत ही ब्रेक हो जाती है, डक्टाइल भी और ब्रिटल तो होना ही है, ब्रिटल में तो यील्डिंग होती ही नहीं है। ठीक है, तो दोनों ही हमारी डायनेमिक के अंदर ये कंसिडरेशन करना जरूरी होता है स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर का, उसे हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। उम्मीद है ये चीजें क्लियर हो गई हैं। यहां से क्वेश्चन कैसे बन सकता है, अगर मैं आपसे अब क्वेश्चन पूछता हूं तो इसका आंसर देना, स्ट्रेस कंसंट्रेशन इज अफेक्टेड इन डक्टाइल मटेरियल और ब्रिटल मटेरियल। पहले बताओ, डक्टाइल मटेरियल में स्ट्रेस कंसंट्रेशन जो है वो अफेक्ट करेगा इसे या नहीं करेगा, ब्रिटल मटेरियल को स्ट्रेस कंसंट्रेशन अफेक्ट करेगा या नहीं करेगा, पहले ये बताओ। पहले क्वेश्चन मेरा ऐसे बताओ, ये अफेक्ट करेगा या नहीं करेगा। हाँ, इंपॉर्टेंट क्या है, लोडिंग। मैं यही पूछना चाह रहा था आपसे, आप सीधा अगर आंसर दे देते तो वो गलत हो जाता। आप पहले ये चेक करोगे कौन सी लोडिंग है। अगर वो स्टैटिक लोडिंग है, अगर वो स्टैटिक लोडिंग है तो अब बताइए डक्टाइल मटेरियल को स्ट्रेस कंसंट्रेशन इफेक्ट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, अगर वो स्टैटिक लोडिंग है तो ये चीज स्ट्रेस कंसंट्रेशन इसको अफेक्ट नहीं करेगा, जबकि स्टैटिक लोडिंग में ही स्ट्रेस कंसंट्रेशन ब्रिटल मटेरियल को अफेक्ट करेगा। ठीक है, ये चीज अभी भी स्ट्रेस कंसंट्रेशन की वजह से जल्दी टूट जाएगी। ठीक है, ऐसे ही दूसरी चीज क्या है, डायनामिक। डायनामिक में स्ट्रेस कंसंट्रेशन हमारा दोनों को अफेक्ट करेगा या नहीं करेगा, करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन यहां से बन के आ जाएगा पूरी कहानी का जो मैंने समझाया। ठीक, क्लियर हो गया। अब आगे डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी का एक छोटा सा स्टेटमेंट, डिसकंटिन्यूटी हमेशा फायदेमंद होती है नुकसानदायक होती है, नुकसानदायक हमेशा, अच्छी क्यों होती है, नहीं नहीं नहीं, स्टैटिक लोडिंग में अच्छी नहीं है,
स्टैटिक लोडिंग में भी वो दिक्कत तो कर रही थी, यील्डिंग तो है ही, ठीक है, अच्छी नहीं है। मतलब इस चीज को आप ये नहीं बोलोगे कि वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, हम ये बोल सकते हैं बस लेस हार्मफुल है, बट ये नहीं बोल सकते ना कि वो बेनिफिशियल है। बेनिफिशियल तो बेनिफिट थोड़ी दे रही है वो, है ना। तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन के सेंस में तो ये हमेशा हार्मफुल ही होगी डिसकंटिन्यूटी। बट फायदेमंद क्यों है? क्योंकि बिना डिसकंटिन्यूटी के आप कभी भी कोई डिजाइन कर ही नहीं सकते। जब डिसकंटिन्यूटी नहीं दोगे तब तक कोई डिजाइन होगा ही नहीं भाई। मैकेनिकल जो सिस्टम बनेंगे, मशीन्स जो बनेंगी, हमेशा कैसी बनती हैं? डिसकंटिन्यूटी के साथ। आप कभी भी प्रिज्मेटिक से मशीन नहीं बना सकते, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। कितने प्रिज्मेटिक जोड़ोगे रे, ये तो सोचो, हो ही नहीं सकता कभी ऐसा, ठीक है। हमेशा क्या होगा उसमें? डिसकंटिन्यूटी। कार्बोरेटर देखा है कभी? कार्बोरेटर ऐसे इंजन के अंदर शायद कभी देखा हो आपने, उसमें इतनी कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन होती है ना अंदर कि कभी भी आपको उसे प्रिज्मेटिक से तो कभी सोच भी नहीं सकते कि ऐसे ही बना दिया, सॉलिड नहीं हो सकता ना कभी। तो ऐसे ही चीजें हैं कि मैकेनिकल जो सिस्टम्स हैं, ठीक है, लेथ तो देखिए है ना, लेथ क्या हमारी प्रिज्मेटिक है क्या हर जगह से? नहीं ना, हर जगह कुछ ना कुछ चेंजेस हैं उसमें। तो इसका मतलब डिसकंटिन्यूटी जरूरी होती है। सो डिसकंटिन्यूटी इज एडवांटेजियस इन द मैकेनिकल फंक्शनैलिटी, ठीक है। डिसकंटिन्यूटी की जरूरत तो हमें हमेशा रहेगी, बस इस डिसकंटिन्यूटी के जो हमारे हार्मफुल इफेक्ट हैं उनको हमें कम करना होता है। हार्मफुल इफेक्ट हमेशा क्या रहेगा? स्ट्रेस कंसंट्रेशन। जैसे ही डिसकंटिन्यूटी आई तुरंत माइंड में क्या आना चाहिए? स्ट्रेस कंसंट्रेशन। मतलब क्या? इंटेंसिटी स्ट्रेस की ज्यादा उस जगह पर। बात क्लियर हो गई है, ठीक है। अब इसी स्ट्रेस कंसंट्रेशन को, ठीक है, चलो ये चीज आगे देखेंगे। इसी स्ट्रेस कंसंट्रेशन को हम यहाँ पर कुछ फिगर्स के हिसाब से देख लेते हैं, जैसे कि ये। पहले स्ट्रेस कंसंट्रेशन जो मैंने यहाँ पर समझाया आपको, उस चीज को यहाँ पर और देख लेता हूँ। कहाँ गया ये? आई थिंक कौन सा फिगर था? ये वाला था। नहीं, ये नहीं, ये वाला। देखिएगा, जो ये वाला फिगर था, इसमें मैं इस फिगर को यहाँ से चाहे तो उठा लेता हूँ। ठीक, यहीं पर दिखा देता हूँ ऐसे। ठीक है, ये रहा। अब इसमें देखना जरा, जो मैं स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर लेके चल रहा हूँ वो क्या चीज है। अभी स्ट्रेस कंसंट्रेशन समझ में आ गया, अब वही एक फैक्टर से रिप्रेजेंट होगा। तो फैक्टर क्या है? वो फैक्टर है मेरा अभी थ्योरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर, के टी। टी का मतलब है थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर होता है सिग्मा मैक्स। कौन सा? थ्योरेटिकल। सिग्मा मैक्स थ्योरेटिकल अपॉन में सिग्मा नोट, मतलब सिग्मा एवरेज या सिग्मा इनिशियल, जो आपने उस पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से सोचा था। विदाउट नोच, इसे हम बोलते हैं विदाउट नोच, मतलब जो एक्चुअल में था। समझ में आ रहा है ना सिग्मा नोट क्या था? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? सिग्मा नोट क्या था जहां पर हमने होल नहीं माने हैं, तो वो सिग्मा नोट है मेरा। तो सिग्मा मैक्स अपॉन में सिग्मा नोट। सिग्मा मैक्स क्या है? सिग्मा मैक्स वो चीज है जो नोच के बिल्कुल पास होगी, मतलब जो डिसकंटिन्यूटी के एकदम पास होगी, जो अभी फिगर दिखाया था, जैसे हमने यहाँ इसलिए दिखा भी दिया, ये सिग्मा मैक्स। तो सिग्मा मैक्स अपॉन सिग्मा नोट इज द केटी। क्लियर हो गया? इसे हम बोलते हैं थ्योरेटिकल कंसंट्रेशन फैक्टर। जितना ज्यादा सिग्मा मैक्स उतना ज्यादा केटी। दिख रहा है ना? तो ये यहां से बिल्कुल डायरेक्टली समझ में आ जाता है कि अगर मेरा मैक्सिमम स्ट्रेस ज्यादा है, मतलब केटी अगर मटेरियल का ज्यादा है, इसका मतलब उसमें कंसंट्रेशन फैक्टर ज्यादा है, उसमें सिग्मा मैक्स ज्यादा जा रहा है, मतलब वो मेरा क्रिटिकल की तरफ जा रहा है, उसमें दिक्कतें ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएंगी, ठीक है। दिस इज द थ्योरेटिकल कंसंट्रेशन फैक्टर केटी। क्लियर है? ठीक है। अब इसी थ्योरेटिकल कंसंट्रेशन फैक्टर केटी को, सिग्मा मैक्स अपॉन सिग्मा नोट को, हम अलग अलग फिगर में देख सकते हैं। जैसे कि ये फिगर मैं बना रहा हूं यहां से, जैसे कि एक फिगर है ये, ठीक है। इस फिगर में ध्यान से समझना, इस फिगर में ये फिगर है इलिप्टिकल होल का। ये फिगर है इलिप्टिकल होल का। कैसे? फोर्स लग रही है ऐसे। प्लीज जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान देना, उसी तरह से याद रखना। अगर फोर्स ऐसे लग रही है तो होल की जो डायमेंशन ले रहा हूं मैं ये लेके चल रहा हूं, ये वाली, ठीक है, ऐसे। यहां पर ये वाली जो चीज है दैट इज दी 2b, और ये जो चीज है दैट इज दी 2a, ठीक है, ऐसे।
ये क्या है मेरी 2a, ये है मेरी 2b इलिप्टिकल में, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है ये है मेरी 2a और ये जो डिस्टेंस है ये है मेरी 2b। तो इसमें जो मेरा स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर थ्योरेटिकल आता है kT, उसकी वैल्यू क्या है मेरी, बेसिकली सिग्मा मैक्स अपॉन सिग्मा नोट, इसकी वैल्यू निकल के आती है मेरी 1 + 2a अपॉन b, ठीक है। अब ये कैसे निकल के आई उसके बारे में आपको नहीं जानना, सीधा फॉर्मूला याद रखना है, 1 + 2a/b। क्लियर है। तो अगर मैं यहाँ इसके हिसाब से देखता हूं तो इस फिगर में तो भाई 2a कुछ होगा, b कुछ होगा, तो ये चीजें हो गई। बट अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये इलिप्टिकल जो होल है वो अगर सर्कुलर हो, तो अगर ये इलिप्टिकल होल मेरा सर्कुलर हो तो, सर्कुलर समझ रहे हो, ये इलिप्टिकल होल अगर सर्कुलर हो तो क्या होगा। यही क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, स्ट्रेस कंसंट्रेशन इन दिस फिगर, इन सर्कुलर फिगर, इन क्रैक ऐसे अगर आ रही है, एक क्रैक ऐसे आ रही है, तो उसमें क्या होंगे, ठीक है। तो क्या होगा अब जरा सोचिएगा, ये फिगर ये हो गया, ये रहा, ठीक है। तो इसके बारे में देखो, यहां पर क्या हो गया, फोर्स कैसे लगाओगे, ऐसे लगा दिए, ठीक है। अब बताओ मुझे ए और बी कितने हो गए, बी क्या है, ये है ना मेरा 2b, और ये क्या हो गया मेरा 2a। अब आप खुद बता सकते हो ए बराबर है यहाँ बी के, है या नहीं। ए बराबर है बी के, तो केटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉर्मूला क्या था, सिग्मा मैक्स अपॉन सिग्मा नॉट इक्वल टू 1 + 2a अपॉन बी। तो 2a अपॉन बी की वैल्यू क्या है, ए के बराबर, सो आंसर क्या हो गया 1 + 2 मतलब 3। तो आंसर सीधा याद रखो, फॉर दिस सर्कुलर होल इन ए प्लेट थियोरेटिकल कंसंट्रेशन फैक्टर कितना होता है, 3। आंसर हो गया। समझ में आ गया कहां से आया, इस फॉर्मूले से। ये फॉर्मूला कहां से आया उसके बारे में जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो KT = 1 + 2a/b, यहाँ पर ये चीज रखती, ये हो गया। अब और कुछ चीजें, ये तो हो गया KT, ठीक। अब ऐसे ही फिगर हम इसका और लेके चलें, ठीक है। एक फिगर ये और एक फिगर ये, ठीक है। ये फिगर है ये ऐसे, ऐसे एक आर्क ऐसे है, ये क्रैक है एक तरह की, है ना। अगर ये क्रैक ऐसी है, P ये हो गया, P ये हो गया, है मतलब अगर क्रैक डेवलप होनी शुरू हो गई, तो क्रैक हो गई तो मतलब एक तरह से क्या है, डिसकंटिन्यूटी अंदर, क्रैक क्या है, गैप ही तो है, बहुत पतला सा गैप, एक लाइन एक तरह से, है ना। सर्कुलर ये इलिप्टिकल वगैरह नहीं दिया आपने, क्या दिया, क्रैक दिया। इसका मतलब इसमें बी कितना होगा, ठीक है, बी कितना है इसमें 0, है ना। और ए कितना है इसमें, ये चीज 2a। तो अब जरा इस चीज को पढ़ो, क्या हो जाएगा। ये फिगर थोड़े से अपने माइंड में अलग अलग रखना, नोट्स में अलग अलग रखना। इसके लिए क्या हो जाएगा, KT = 1 + 2a अपॉन b। सो 1 + 2a तो 2a है, बट b क्या हो चुका है 0, सो इट विल बी, सोचो जरा, अपॉन में 0 है, इन्फिनिटी, KT क्या हो गया इन्फिनिटी, ठीक है। बात क्लियर है, ठीक। तो इस सेंस में क्या होता है KT इन्फिनिटी, जब ये इस तरह की हो, मतलब स्ट्रेस क्या हो गई, स्ट्रेस अगर ये क्रैक है तो बहुत ही जगह, छोटी सी जगह पर ये कनेक्टेड होगा। भाई क्रैक हर जगह डेवलप हो गई होगी ना, तो छोटी सी जगह पर ये कनेक्ट होगा, तो उसी पर सारा स्ट्रेस आ रहा होगा, सारा कंसंट्रेशन किधर आ रहा होगा, इधर ही। समझ रहे हो, ऐसे हर जगह से कहां से जा रहा होगा, ये उस क्रैक के ऐसे। समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ऐसे हर चीज कहां से जा रही होगी, ऐसे हर चीज यहां से। इसका मतलब इस जगह क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस, तो कितना आ रहा है, KT अगर इन्फिनिटी है तो स्ट्रेस क्या हो गई इन्फिनिटी। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये चीज यहां से हो गया, इसका आंसर यहां से आ गया, ठीक। ऐसी वाली क्रैक का फोर्स ध्यान रखना है, फोर्स ऐसे लग रहा है इसके परपेंडिकुलर, बट अगर इसके परपेंडिकुलर ना लग के फोर्स पैरेलल लग जाए तो, मतलब बॉडी अगर ऐसी है, ठीक है, ये P ऐसे लग रहा है, ये क्रैक इसमें ऐसी है, तो क्रैक अगर ऐसी है तो 2a कितना होगा, 2a कितना हो गया यहाँ पर 0, और 2b कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। 2b होगा, तो अब यहाँ पर देखिएगा कितना आंसर आएगा KT का, KT होगा 1 + 2a अपॉन b, 2a क्या हो गया 0, ठीक है, तो KT हो गया हमारा, ठीक है। समझ में आ गया, ये एक इसके लिए, ठीक, ठीक है। एंड द लास्ट फिगर इज इसके लिए, ये जो है ये कंडीशन, ये कंडीशन में मैंने फोर्स दिया, ये समझिएगा, ये फोर्स है, या फिर नोच ऐसे मान लो, फोर्स अपना एक ही डायरेक्शन में रखो, ठीक है, फोर्स यही रखो ऐसे,
ठीक है, नोच यहां मानिएगा, ये है मेरी नोच। ठीक है, दीज आर द क्रैक्स, ये क्या है, क्रैक्स, और ये है मेरी नोच। ये नोच क्या है, यहाँ पर ये चीज गायब है। अब इस चीज को यार मुझे फिर से ऐसे बनाना पड़ेगा, एक्चुअली ये फिर पूरा ही जाएगा, तो मैं इसे लाइन से बना देता हूँ ऐसे। ठीक है, ये बन गया, ये है मेरी नोच। अब इसमें जो डायमेंशन है उस पर ध्यान देना। एक है आर, आर क्या होती है, आर होती है रेडियस ऑफ द नोच। रेडियस ऑफ द नोच यहाँ सेंटर से ऐसे ही चलेगी हमेशा। सोचो जरा, क्या इसका सेंटर यही होगा रेडियस का, मतलब इस आर्क का? नहीं, आर्क क्या होती है, एक आर्क होती है, ये हाफ सर्कल नहीं है, ये क्या है, एक आर्क है। तो आर्क का रेडियस कहाँ होगा, कहीं यहाँ, यहाँ सेंटर क्या है, यहाँ कहीं। समझ रहे हो, ये हाफ सर्कल नहीं, हाफ सर्कल होता तो सेंटर यहाँ होता। ये क्या है मेरी, एक आर्क। ठीक है, तो आर्क का सेंटर हो गया उस साइड। अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस, दिस इज द ए। जो डेप्थ है ना, डेप्थ वो है मेरी ए। सॉलिड से यहां तक की डेप्थ जो है वो है ए, और जबकि ये क्या है मेरी, रेडियस आर। समझ रहे हो, रेडियस ए नहीं है, पता लगा रेडियस ए मान लो, रेडियस ए का मतलब होगा सर्कुलर होल, तब वो वैल्यू रेडियस ए के हिसाब से रख दोगे। बट ये क्या है, एक सिंपल आर्क के हिसाब से आंसर। तो यहां पर केटी क्या होता है, केटी हो जाता है 1 + 2a/r, 1 + 2a/r। इसमें अगर ये मेरा सर्कुलर होल हो, मतलब हाफ सर्कल हो, नोच कभी हमेशा कहाँ होगी, आपकी पेरिफेरी पर। मतलब पेरिफेरी पर जो ये चीजें आएंगी उसे हम क्या बोलेंगे, नोचेस। वो सर्कुलर नोचेस हो सकती हैं, वो आर्क वाइज हो सकती हैं, वो ऐसी हो सकती हैं, है ना। ये क्या है, नोचेस हैं, इनको बोलते हैं नोचेस। जबकि ये क्या है मेरी, होल्स। अगर अंदर आप करोगे उसके तो इसको क्या बोलोगे, होल, जबकि इसको क्या बोलोगे, नोच। फॉर्मूला बिल्कुल सेम ही है, बस यहाँ ध्यान देना है कि एक चीज बी थी, यहाँ पर एक चीज आर है और ए है। ठीक है, ए क्या है, ए है डेप्थ, और आर क्या है, उसकी रेडियस। तो इफ इस फिगर को चाहे तो और थोड़ा सा और यहाँ पर लेके चल लो, इस फिगर को थोड़ा सा मैं यहाँ पर ऐसे लेके चला, ये ऐसे। ठीक है, यहां पर मैं क्या लेके चला इस चीज को, ये कि ये क्या है मेरे पास, एक सर्कुलर। ठीक है, हाफ सर्कल, हाफ सर्कल। तो हाफ सर्कल में ए इक्वल टू क्या हो गया, आर के, है ना, हो जाएगा। तो यहां पर के टी कितना होगा, 1 + 2 × a/a। सो आंसर क्या हो गया, 3। समझ में आ रहा है ना। अगर सर्कुलर नोच है तब भी के टी क्या हो जाएगा, फिर से 3। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई एकदम। ठीक, यहां से क्वेश्चन चांसेस रहते हैं आने के, क्योंकि ये सिंपल वर्डिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट 1 मार्क वाले। ठीक है, केटी की डायरेक्टली वैल्यू पूछ ली, और जनरली ये क्वेश्चन तो आया हुआ भी है। ठीक है, 3 सर्कुलर होल के लिए। ठीक है, यहां तक की बात हो गई। ठीक है, अब एक चीज और लेके चलते हैं, यहां तक ये वाली कहानी कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब एक चीज और, एक्चुअली मैंने यहीं पर दिखा दिया था ये, तो इसी के साथ में यहाँ रखता हूँ। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन ये पूछता हूँ, ये ऐसे देखिएगा, ये आपके पास एक प्लेट है। ठीक है, इस प्लेट पर आपने इसकी विड्थ मान लीजिए बी है, ऐसे। ठीक है, विड्थ हो गई बी, और यहाँ पर एक सर्कल बनाते हो आप, होल बनाते हो, बेसिकली सर्कल नहीं, होल बना रहे हो। तो होल बना रहे हैं आप डी डायमीटर का, ये डी डायमीटर।
ठीक है। केटी क्या है? केटी इज द स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर, मतलब जहां केटी ज्यादा वहां पर स्ट्रेस कंसंट्रेशन ज्यादा, और वहां पर क्या होगा, हमारा फेलियर के चांसेस ज्यादा बनेंगे, मतलब सिग्मा मैक्स वहां ज्यादा होगी। अब इस फिगर के हिसाब से जरा सोचिएगा, पी फोर्सेस ऐसे लगा दो, ठीक है। तो मैं ये फिगर यहां पर काट रहा हूं इस तरह से, ऐसे कुछ, मैं ऐसे बस सीधा भी काट सकता था, बट कोई बात नहीं, अब जब ऐसे काट लिया तो ऐसे काट लेते हैं, ये चीज ऐसे, है ना, ये चीज ऐसे। ये जो डायमीटर है उसके डायमीटर के हिसाब से ये वाली चीज कैसी दिखेगी आपको, ऐसी। ये कितना हो गया मेरा डी, है ना, और ये हो गया मेरा बी, है ना। ये फिगर थोड़ा सा मैं यहाँ पर इस चीज को नीचे कर देता हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर ये चीज कैसे लेनी है, स्ट्रेस के हिसाब से। यहाँ फिगर देखना क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर फोर्स स्ट्रेस की वैल्यू सेम होगी, इस जगह सेम होगी स्ट्रेस की वैल्यू, इस क्रॉस सेक्शन पर फोर्स की वैल्यू सॉरी हर जगह सेम होगी, फोर्स तो हर जगह सेम होगा, चाहे कहीं पर भी लेके चलो। जब मैं इसके वाले के बारे में बात करूंगा तो यहाँ पर सिग्मा नोट तो सिग्मा नोट थी, है ना, सिग्मा नोट तो सिग्मा नोट थी इस लास्ट वाले पॉइंट पर, बट यहाँ स्ट्रेस कैसी बढ़ेगी, ज्यादा बढ़ेगी या कम, ऐसे, ऐसे जाएगा, सोचो जरा, ऐसे जाएगा, ठीक है। अगर ये होल मेरा ज्यादा होगा तो मेरी सिग्मा मैक्स, इसको सिग्मा मैक्स 1 मान लो ऐसे, आपका बस ये चीज ना आपके माइंड में आ जानी चाहिए, बस काम खत्म। ये सिग्मा मैक्स 1 है। अगर मैं इस डी को बढ़ा दूं, बी सेम है, बी सेम है, बी को नहीं बढ़ा रहे, डी को बढ़ा रहे हैं बस, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, एक लार्ज होल बना रहे हो सेम बी में, सेम बी में एक लार्ज होल बना रहे हो, दिख रहा है, मतलब आप होल को बढ़ा रहे हो, होल को बढ़ा रहे हो तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन बढ़ रही है या घट रही है, जरा देखते हैं, जरा देखते हैं, कम हो रही है बढ़ रही है, देख रहे हो। सिग्मा नोट तो सॉरी सिग्मा नोट तो पुराना रहेगा ना, जो सिग्मा नोट हर जगह है, सिग्मा नोट तो पुराना रहेगा, बट यहाँ पर जो सिग्मा मैक्स 2 बोल रहा हूं मैं इसे, अब आप खुद बता दो मुझे सिग्मा मैक्स 2 और सिग्मा मैक्स 1 में क्या रिलेशन होगा। सिग्मा मैक्स 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा मैक्स 2 और लेस देन सिग्मा मैक्स 2, बताइए। सिग्मा मैक्स 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा मैक्स 2, क्यों? क्योंकि साफ जाहिर हो रहा है इस वाले ग्राफ से कि अगर यहां पर आप डिस्टेंस इतना छोड़ोगे तो ये वाली चीज सिग्मा मैक्स 1 हो 2 होगी, यहां तक जैसे ये फिगर समझाया। सिग्मा मैक्स 2 ऑब्वियसली सिग्मा मैक्स 1 से क्या होगी, कम, ठीक है। तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। एक छोटा सा फिगर बना के चल रहा हूं, कब है ये चीज, ये तब है जब आप विड्थ सेम रख रहे हो, मतलब आप होल बड़ा कर रहे हो। अगर आप विड्थ भी बड़ी कर दो और होल भी बड़ा करो तो फिर हमारे पास इफेक्ट कौन सा ज्यादा डोमिनेट कर रहा है वो डिपेंड करेगा, है कि नहीं। अगर विथ प्लेट भी बड़ी कर रहे हो, अब होल भी बड़ी कर रहे हो, तो इस रूम के लिए इतना बड़ा होल और एक छोटी सी प्लेट के लिए इतना बड़ा होल, दोनों सेम होंगे ना, इसलिए हमेशा चलते हैं हम रेशो पर। रेशो किसका, डी वाई बी का, डी वाई बी मतलब जो डायमीटर है और जो विथ है, विथ कांस्टेंट लो डायमीटर को बढ़ाओ, तो ये फिगर समझ में आ गया, है ना। विथ कॉन्स्टेंटली डायमीटर बढ़ा दिया तो डी वाई बी को हम इधर प्लॉट करते हैं, डी वाई बी को इधर प्लॉट किया, ठीक है, और के टी को इधर प्लॉट किया। तो क्या होगा, अगर डी वाई बी, अगर बी विथ कांस्टेंट है तो जब डी बढ़ाओगे तो के टी क्या होगा, कम होगा या बढ़ेगा। सोचो जरा, आराम से सोचो। वी विथ सेम है, डी को बढ़ा रहे हैं, मतलब होल को हम बढ़ाते जा रहे हैं, सेम फोर्स पर पी सेम लग रहे हैं, ठीक है। तो ये बताइए मेरा के टी स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर बढ़ेगा या घटेगा अगर डी बढ़ाओगे तो, आराम से आंसर दो सोच के। अगर डी बढ़ेगा तो फिगर कौन सा है, ये स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर क्या होता है, वो यही चीज तो दिखाता है कि मैक्सिमम स्ट्रेस कितनी आ रही है। तो मैक्सिमम स्ट्रेस कम हो रही है या बढ़ रही है, अगर डी बढ़ रहा है तो मैक्सिमम स्ट्रेस कम हो रही है, इसका मतलब केटी क्या हो रहा है, कम। बात क्लियर हो रही है, मतलब डी बढ़ने पर केटी क्या हो रहा है, कम। तो फिगर कैसे आता है, ऐसा। अब एक बात बताइए, ए इक्वल टू बी पर जो केटी की वैल्यू मिली थी वो कितनी मिली थी, 3। क्या 3 से वैल्यू ज्यादा हो सकती है, सोच के बताओ। 1 + 2a अपॉन बी, ठीक है, ये 3 से ज्यादा हो सकता है, सर्कुलर के अलावा और क्या चीज बन जाएगी, ठीक है। एक रियल में या तो इलेप्टिकल है, फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो मैक्सिमम हम केटी मान के चलते हैं वो किसके लिए चलते हैं, एक सर्कुलर होल के लिए, और ये डायग्राम है वो किसके लिए चल रहा है, सर्कुलर के लिए। तो सर्कुलर के लिए केटी की वैल्यू क्या होगी,
यहाँ पर 1 + 2a/a मतलब हो गया है 3, और 3 से ज्यादा हो सकती है सर्कुलर के लिए कभी नहीं, तो ये वैल्यू कहां तक पहुंचेगी, मैक्सिमम 3 तक। ठीक है, सर्कुलर के लिए आप dy/b कितना भी रखो, ये सारे के सारे कैसे हैं, सर्कुलर हैं, इलिप्स से रिलेशन नहीं देखा जा रहा, किससे देखा जा रहा, सर्कुलर से। सर्कुलर है, बढ़ा रहे हो बढ़ा रहे हो, उस सर्कुलर में मैक्सिमम kT कितना होगा, ठीक है 3, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता बात। ठीक है, तो ग्राफ कहां से शुरू होगा, 3 से शुरू होगा और यहाँ कहीं जा रहा होगा, तो ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, जब dy/b बढ़ रहा हो तो kT हमारा घटता है। ठीक है, मतलब आपके माइंड में चल रहा है कुछ क्या, कि जितना सर्कुलर होल ज्यादा होगा, सेम फोर्स के लिए फोर्स ऐसे लग रहे हैं, सर्कुलर होल जितना ज्यादा होगा उतने में स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर में कम होगी। मतलब स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर कहाँ ज्यादा होती है, जहां पर ये जो चीज है ये छोटी हो, ये जो चीज है ये छोटी हो, समझ रहे हो, मतलब ये चीज हमारी स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर के हिसाब से दिक्कत करेगी सेम विड्थ के लिए, सेम विड्थ के लिए। क्लियर है, ठीक, सिग्मा मैक्स के कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, ये चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, ये छोटा सा पॉइंट था, ये हमने क्लियर किया, ये चीज तो हमने पहले ही क्लियर कर रखी थी। उसके बाद ये भी हो रखा था, ये भी हो गया था, ये पार्ट भी हो गया था। ठीक है, डिसकंटिन्यूटी की बात भी हो गई थी। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे एंड्योरेंस स्ट्रेंथ। ओके, ये वाली चीज भी करेंगे अभी। ठीक है, उससे पहले नोट सेंसिटिविटी, नोट सेंसिटिविटी। ठीक है, ओके, ठीक है, चलो देखिएगा, यहाँ पर एक न्यू टर्म आ जाता है हमारा, नोट सेंसिटिविटी। देखिएगा, ये जो चीज मैंने अभी आपको बनाई थी, कहां पर, वहीं से उठा लेते हैं उस फिगर को, यहां से। इस फिगर में ये वाली जो चीज है इसे 90 डिग्री घुमा देंगे। ये एक फिगर मैंने यहाँ समझाया था आपको स्टार्टिंग में, ये कहाँ था, यहाँ, ये रहा। इस फिगर को उठा लेते हैं फिर से। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया यहाँ पर। ठीक, ठीक, अब देखिएगा जरा, अगर मैं आपसे कहता हूं, एक था मेरा थ्योरेटिकल कंसंट्रेशन फैक्टर KT, वो क्या था, सिग्मा मैक्स, कौन सी, थ्योरेटिकल अपॉन सिग्मा नोट, है कि नहीं, अपॉन सिग्मा नोट, दैट इज द KT थ्योरेटिकल कंसंट्रेशन फैक्टर KT। अगर मैं आपसे कहता हूं कि इसका थ्योरेटिकल फिगर बनाओ, तो थ्योरेटिकल फिगर ऐसा बना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, जो आपने फिगर बना रखा है इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पर मैग्नीट्यूड लेके चल रहा हूँ थोड़ा। मैग्नीट्यूड क्या है, यहाँ कर मान लीजिए 10 मेगापास्कल है ना, सिग्मा नोट की वैल्यू 10 मान ली हमने, है ना, और यहाँ की वैल्यू आ रही है मान लीजिए 15 मेगापास्कल, तो ये क्या हो गया 15, ये क्या हो जाएगा 10, है ना। फिगर कैसे बना, फिगर बना वही पुराना वाला इस तरह से। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, यहां तक हो गया। ये अगर चीजें हैं तो ये क्या है मेरी थ्योरेटिकल, ये है मेरी कंप्लीटली थ्योरेटिकल। और अगर ये थ्योरेटिकल है तो अब मुझे एक बात बताइए, जो एक्चुअल होगी वो 15 से ज्यादा हो सकती है ना, ऑब्वियस है वो कम होगी। एक्चुअल वाली चीज क्या होगी, 15 से कम ही तो होगी, क्योंकि मैक्सिमम थ्योरेटिकल ये रहा, इसमें हमने सब कुछ आइडियल मान के, और जो मैक्सिमम स्ट्रेस आ रही है वो ये आ रही है, तो थ्योरेटिकल से एक्चुअल क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये एक्चुअल स्ट्रेस, ये कंसंट्रेशन फैक्टर के हिसाब से जो ये फिगर बन के आएगा, दैट इज द एक्चुअल, क्या इस पर ये होगी अभी भी 10, आउटर तो 10 होगी, ठीक है 10, और यहाँ पर ये सिग्मा नोट है ना, तो सिग्मा नोट तो हम वही PYA कर रखे हैं हम। ठीक है, तो ये सिग्मा नोट हो गई, और ये वाली जो चीज होगी ये क्या होगी, मान लीजिए 15 था तो ये 14, समझ रहे हो ना इस चीज को, ये हो गई 14 के अराउंड। ठीक, ये हो गई फिर से 10, तो यहाँ इसको हम क्या बोलेंगे, एक्चुअल स्ट्रेसेस। ये हो गई एक्चुअल स्ट्रेसेस, जो कि मैक्सिमम से थोड़ी तो कम होंगी। ठीक है, बिल्कुल बराबर नहीं होगा, बराबर होगी तो थ्योरेटिकल हो गया वो फिर से। ठीक है, तो ये होगी मान लीजिए 14 मेगापास्कल, दिस इज द एक्चुअल, दिस इज द एक्चुअल। तो अब इस एक्चुअल के बेसिस पर, इस एक्चुअल के बेसिस पर एक फिर से हम कंसंट्रेशन फैक्टर लेते हैं, जो कि होता है KF। और ये एक्चुअल क्यों है, ये एक्चुअल वाली चीजें हमने क्यों ली हैं, स्टैटिक वाला केस स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर में लिया था,
ठीक है, तो वो हमारा एक तरह से थ्योरेटिकल था। स्टैटिक का मतलब होता है ग्रेजुअली अप्लाइड, ग्रेजुअली अप्लाइड का मतलब क्या होता है, एकदम बहुत ही टाइम के साथ में धीरे धीरे फोर्स को इंक्रीज करना, जबकि एक्चुअल किस में आता है, डायनामिक में। ठीक है, तो यहाँ इसको हम यहाँ पर एफ लिखते हैं, नहीं तो लिखते एक्चुअल ए लिखते, जबकि यहाँ एफ लिखते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारा फटीग कंसंट्रेशन फैक्टर भी होता है। ठीक है, डायनामिक लोडिंग वाला सेंस। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या हो जाएगा, सिग्मा मैक्स, कौन सा वाला, एक्चुअल वाला, डिवाइडेड बाई सिग्मा नोट। ये चीज क्लियर है कि एफ सिग्मा एक्चुअल डिवाइडेड बाई सिग्मा नोट। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहां तक ये वाली चीज हो गई, इसको हमने, ठीक है, इसको हमने यहाँ पर थ्योरेटिकल एंड एक्चुअल कंसंट्रेशन फैक्टर को समझा। इसी से रिलेट अब हम करेंगे नोच सेंसिटिविटी को। तो पहले इतना ये चीज देख लो, उसके बाद नोच सेंसिटिविटी पर चलते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, ठीक है सभी को? ठीक। अच्छा, मतलब अगर मैं आपसे कहता हूं तो आप बिल्कुल भी नहीं उतारते ना? ठीक है, घर जाके नोट्स बना भी रहे हो या नहीं बना रहे हो? बना रहे हो ना पक्का? ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे ही रह जाएगा सब कुछ, एमडी सिर्फ और सिर्फ ख्यालों में रहेगी। ठीक है, कभी भी प्रैक्टिकल नहीं आ पाएगी वो। ठीक है, क्या चीज? हाँ, डायग्राम आ गया। हाँ, नहीं 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 नहीं, मैंने कट नहीं किया भाई, ना ना, कट नहीं किया मैंने, परेशान मत हो, मैंने सिर्फ कॉपी किया है। कहाँ गया है वो, ये रहा। अब ये भी सोचना कि आप वीडियो में कहाँ से कट किया था। वो यहीं पर है, ठीक है, हाँ वो यहीं पर है, वो सिर्फ कॉपी किया है मैंने। ठीक है, ठीक। तो अब हमने एक चीज देखनी है, एक्चुअल में क्या हो रहा है। ये है नोच, इसको हम क्या बोल देंगे फिलहाल के हिसाब से नोच। यहाँ ये होल था, बट एक्चुअल में इस चीज को चाहे तो रियल फिगर मान के चलो कंप्लीट, तो इसे मैं क्या बोल दूंगा, नोच। ठीक है, ये क्या होगी मेरी, बेसिकली नोच, है ना? अगर इतने ही पार्ट के बारे में बात कर रहा हूं तो ये नोच हो गई। तो नोच सेंसिटिविटी, अब एक वर्ड आ जाता है नोच सेंसिटिविटी। नोच सेंसिटिविटी में क्या होता है कि जो हमारे पास एक्चुअल राइज है, एक्चुअल राइज का मीनिंग समझ रहे हो? एक्चुअल राइज, मैंने राइज वर्ड यूज किया। एक्चुअल राइज कहां से होगा? एक्चुअल और राइज, देखते हैं माइंड में आपकी जा रहा है या नहीं जा रहा है ये वाला कॉन्सेप्ट। मैंने बोला सिग्मा नोट क्या था, ये वाली चीज। एक्चुअल का मतलब क्या हुआ, कौन सा फिगर, ये वाला। राइज का मतलब कितना हुआ, इस सिग्मा नोट से कितना ये आगे गया। वर्डिंग समझ में आ रही है? एक्चुअल राइज कितना है, किसकी वजह से एक्चुअल राइज है ये, इस नोच की वजह से। जितना ये नोच हमारा केटी देगा, केटी याद है ना, 1+2a/r आ जाएगा नोच के हिसाब से, तो जितना ये केटी देगा उतना ही एक्चुअल राइज होगा, यानी कि के एफ देगा एक्चुअल में, यहाँ पर के एफ देगा उतना ही एक्चुअल राइज होगा। ठीक है, तो ये जो एक्चुअल राइज है इन एक्चुअल डिवाइडेड बाई थ्योरेटिकल राइज, उसी की वजह से दैट इज द नोच सेंसिटिविटी। नोच सेंसिटिविटी स्टैटिक के केस में, मतलब स्टैटिक का मीनिंग समझ रहे हो, जहां पर थ्योरेटिकल चीजें चल रही थी, और एक हो गया फटीग लोडिंग, मतलब ये हो गया। तो अब इन नोचेस, ये फिगर समझो पहले, ये फिगर क्या है मेरा, ये फिगर रियल फिगर है, इस फिगर को चेंज नहीं कर रहे हो जरा सा भी, इस फिगर को चेंज नहीं कर रहे हो, ये फिगर हमेशा वही है, मटेरियल वही है, नोच वही है, नोच चेंज नहीं हो रही है, बस इस नोच की सेंसिटिविटी देखनी है विद रिस्पेक्ट टू लोडिंग। कौन सी लोडिंग, एक स्टैटिक लोडिंग, एक डायनामिक लोडिंग। समझ में आ रहा है? एक स्टैटिक लोडिंग, एक डायनामिक लोडिंग, कौन सी नोच सेंसिटिविटी इसकी कैसी आ रही है, कि ये किस तरह का इफेक्ट डाल रही है। अगर डायनामिक लोडिंग बन रहा है तो कितना ज्यादा सेंसिटिव है ये, समझ रहे हो? जितना ज्यादा, बस एक थ्योरेटिकल तो फिक्स हो गया, स्टैटिक के हिसाब से समझो इस चीज को, स्टैटिक के हिसाब से ये चीज क्या हो गई है, फिक्स, कि 15 मेगापास्कल के हिसाब से ये यील्ड करके और फाइनली ब्रेक हो जाएगी। पहले यील्ड करेगी, परमानेंट डिफॉर्मेशन में चला जाएगा, ठीक है, परमानेंट डिफॉर्मेशन जाने तो खराब हो गया, ठीक है, फाइनली, ठीक, फाइनल होगा कहीं किसी एक्स्ट्रा फोर्स पर। ठीक है, अगर इसी बॉडी को मैं फटीग में लेके जाऊं, डायनामिक लोडिंग में लेके जाऊं, तो मेरे पास क्या होगा, एक एक्चुअल राइज आएगा, 15 नहीं आएगा, 15 से कम आएगा, एक्चुअल राइज आएगा, वो एक्चुअल राइज मेरा, ठीक है, डिवाइडेड बाई इसी बॉडी पर, कौन सी बॉडी पर, इसी बॉडी पर अगर मैं स्टैटिक लगाता तो कितना राइज था, है ना? तो उनका रेशियो क्या देगा, इस नोच की सेंसिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू स्टैटिक एंड विद रिस्पेक्ट टू डायनामिक।
ठीक है, बात क्लियर हो रही है। हमें क्या लेके चलना है, एमडी है तो हम फटीग की बात करते हैं, डायनेमिक लोडिंग की बात करते हैं, तो उसी के सेंस में मेरी नोच की सेंसिटिविटी का फॉर्मूला ये निकल के आता है क्या है, इसी में दिखा देता हूं फिर से, नहीं तो फिगर बनाना पड़ेगा। यहाँ नोच, इसको बोलते हैं नोच सेंसिटिविटी। नोच सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। क्यू क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा एक्चुअल राइज इन द स्ट्रेस, actual rise in the stress divided by theoretical rise in the stress। ठीक है, मतलब ये क्या होगा मेरा, अगर मैं एक्चुअल राइज इन द स्ट्रेस की बात करूंगा तो एक्चुअल राइज बेसिकली क्या है, सिग्मा मैक्स एक्चुअल माइनस सिग्मा नोट डिवाइडेड बाई सिग्मा मैक्स थ्योरेटिकल माइनस सिग्मा नोट। क्लियर है, ठीक है। इनको अलग अलग डेफिनेशन से भी निकाल सकते हैं, मेरी डेफिनेशन ये चल रही है, ठीक है। मतलब विदाउट नोच एंड विद नोच के हिसाब से भी इसका आंसर हो सकता है, वो चीजें मैं आगे बता दूंगा, ठीक है। विद नोच का जो सेंस होता है वो हमारा वही होता है जो थ्योरेटिकल कंसिडरेशन फैक्टर से लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ सिग्मा मैक्स एक्चुअल की वैल्यू क्या निकाली थी, याद देखो, सिग्मा मैक्स एक्चुअल क्या था हमारा, सिग्मा के एफ इंटू सिग्मा नोट, ये तो था सिग्मा मैक्स एक्चुअल। तो के एफ इंटू सिग्मा नोट लिख सकते हैं इसे, माइनस सिग्मा नोट डिवाइडेड बाई सिग्मा मैक्स थ्योरेटिकल क्या था, केटी इंटू सिग्मा नोट, तो केटी इंटू सिग्मा नोट लिख सकता हूँ माइनस सिग्मा नोट। सो आंसर विल भी क्या आ जाएगा, क्यू की वैल्यू क्यू आ जाएगा के एफ माइनस वन अपॉन के टी माइनस वन, यस और नो, ठीक है। के एफ माइनस वन अपॉन के टी माइनस वन। क्लियर है, यहां तक ये कॉन्सेप्ट आ गया समझ में, ठीक है। एक्चुअल राइज इन द स्ट्रेस क्या है, सिग्मा मैक्स एक्चुअल माइनस सिग्मा नोट, सिग्मा मैक्स एक्चुअल माइनस सिग्मा नोट, ठीक है। कितना बचेगा, ये वाला पार्ट, दिस इज द सिग्मा मैक्स राइज, ठीक है, एक्चुअल राइज। तो ये वाला क्या है, थ्योरेटिकल राइज, कहां से, ये वाला पार्ट, दिस इज थ्योरेटिकल राइज। तो बस इसके डिवाइडेड बाय ये किया, ये क्या है मेरा एक्चुअल में स्टैटिक लोडिंग की वजह से, और ये क्या है मेरा डायनामिक की वजह से। हम इस चीज को ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो डायनामिक और स्टैटिक का जो वो नोच सेंसिटिव बिहेव दिखा रही है वो हमारा रेशियो है क्यू, ठीक है। कि सेंसिटिविटी कैसी है उसकी डायनामिक में एंड स्टैटिक में, तो वो कहलाती है मेरी नोच सेंसिटिविटी, के एफ माइनस वन अपॉन के टी माइनस वन। यहां से एक क्वेश्चन जो आता है आपके यहाँ, उस चीज को और देखो क्या, यहां से इसको मैं इस फॉर्मूले को फिर से लिख लेता हूं यहाँ पर, ये लिख लिया, ठीक है। अब देखिएगा कि एफ क्या है, इज ग्रेटर देन वन है या इज लेस देन वन है, क्या है, या इज ग्रेटर देन जीरो, क्या है ये के एफ मैंने अभी आपको समझाया था, दैट इज द एक्चुअल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर, के एफ ऑलवेज लेस देन वन। यार सिंपल मैथ से और कुछ नहीं है, जो पूछता हूँ मैं वो मैथ से ही पूछता हूँ आपसे जनरली, नहीं तो कॉन्सेप्ट वो पूछता हूँ जो बिल्कुल समझा दिया हो। वैसे ये कॉन्सेप्ट समझा दिया मैंने, के एफ इज लेस देन वन होगा और ग्रेटर देन वन, ग्रेटर देन वन क्यों, क्योंकि के एफ भाई सिंपल सी बात है, ये क्या है, एक्चुअल है, और एक्चुअल में मैंने क्या बोला यहाँ पर, सिग्मा मैक्स एक्चुअल डिवाइडेड बाई सिग्मा नोट। क्या सिग्मा मैक्स एक्चुअल कभी भी सिग्मा नोट से कम हो सकता है, क्या मैंने ग्राफ कभी भी ऐसे दिखाया नोच की वजह से, क्या मैंने ग्राफ कभी भी ऐसे दिखाया नोच की वजह से, ऐसे तो कभी नहीं दिखाया ना भाई, मैंने हमेशा कैसे दिखाया, ऐसे, मतलब मैक्स की मतलब नोच की वजह से स्ट्रेस बढ़ती है उस जगह, ना कि घटती है उस जगह, इसका मतलब ये चीज हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन वन। तो ये छोटी सी चीज थी यार, इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना था, ठीक है। के एफ इज ग्रेटर देन वन, चलो इसका आंसर बता दो, रिलेट मत करना, सोच के बताना, के टी इज ग्रेटर देन वन और लेस देन वन, ग्रेटर देन क्यों, क्योंकि केटी में सिग्मा मैक्स अपॉन सिग्मा नोट, वो सिग्मा मैक्स वो थ्योरेटिकल है, सिग्मा मैक्स थ्योरेटिकल भी ऑलवेज सिग्मा नोट से ज्यादा होगा, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, ज्यादा, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, केटी इज ग्रेटर देन के एफ और के एफ इज ग्रेटर देन केटी, कौन सा सही है, केटी इज ग्रेटर देन के एफ, क्यों,
क्योंकि थ्योरेटिकल से जो मैक्सिमम है वो हमेशा एक्चुअल वाले से ज्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल वाली चीज ऑब्वियस है कम होगी थ्योरेटिकल से, तो थ्योरेटिकल से अगर ये कम है तो केटी क्या होगा, ज्यादा। थ्योरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन ज्यादा होगा क्योंकि सिग्मा नोट तो दोनों में सेम है, ठीक है। यहाँ पर अगर सिग्मा मैक्स एक्चुअल मेरी सिग्मा मैक्स थ्योरेटिकल से कम आएगी तो ऑब्वियस है केएफ क्या होगा, कम होगा केटी से, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें समझ में आ रही हैं, ये आपके सीधे क्वेश्चन बन जाते हैं। ये है तो सिर्फ 3 लाइन बट आपके क्वेश्चन बन जाते हैं कि केटी की रेंज क्या होती है, कहां से कहां तक होती है। अब यहाँ पर एक जो न्यू क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है, क्यू क्यू की रेंज कहां से कहां तक होती है, नोट सेंसिटिविटी की रेंज कहां से कहां तक होती है, बताइए कौन बता पाएगा। लेस देन 1, ओके, और कुछ अपने अपने आंसर दो, लेस देन 1 या कुछ और भी, ठीक है। जल्दी से अमिताभ जी आप भी आंसर दो, लेस देन 1 और या कुछ और। तो भाई सिर्फ यही, कंफर्म सभी के, सभी का यही, ठीक है। बस एक चीज और देखो, लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0, क्यों, अब ये कंप्लीट हुआ, क्यों, लेस देन 1 तो माइनस इन्फिनिटी से 1 तक होता है ना, लेस देन 1 का मतलब क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से 1 तक, 1 तक ये होता है ना लेस देन 1 का मीनिंग, जबकि ये क्या है 0 से 1, क्यों, क्योंकि केएफ क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 है मतलब पॉजिटिव वैल्यू, केटी ऑलवेज ग्रेटर देन 1 है मतलब पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है वो छोटी होगी केटी माइनस 1 से या बड़ी होगी, ये वाली ऊपर वाली वैल्यू छोटी होगी क्योंकि केएफ क्या है, केटी से छोटा है ना, तो ऑब्वियसली ये वाली वैल्यू छोटी होगी, न्यूमरेटर छोटा होगा, ठीक है। मतलब इज लेस देन 1 आएगा, ये वाला पार्ट तो समझ में आ गया, इज लेस देन 1 आएगा क्योंकि के टी क्या है, बड़ा है के एफ से, तो उसमें से -1 घटाओगे, -1 घटाओगे, दोनों में से सेम घटा रहे हो ना भाई, तो जो चीज बड़ी होगी यहाँ डिनोमिनेटर बड़ा है, सो ऑब्वियसली ये वाली चीज क्या आ गई, लेस देन 1, बट ये ग्रेटर देन 0 भी होगी, क्यों, क्योंकि ये चीज प्लस है, ये चीज प्लस है, दोनों चीजें प्लस में आएंगी ना, ठीक है। और इनकी जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो क्या हो सकती है, 1, है ना। केटी की वैल्यू, केएफ की वैल्यू क्या हो गई, 1 के सेंस में, केटी की वैल्यू क्या हो गई, 1 के सेंस में, ठीक है। बट दोनों ही कभी भी ऑलवेज बराबर नहीं होंगी, है ना, तो कभी भी ये 0/0 की फॉर्म नहीं लेगा, ये गलती मत करना, ये 0/0 की फॉर्म नहीं लेगा क्योंकि कभी भी केटी केएफ के बराबर नहीं होगा, इस सेंस में जहां होगा वो हमारे आइडियल केसेस है, जब केटी बराबर केएफ होता है वो आइडियल केसेस होते हैं, ठीक है। अभी लेके चल लेंगे, केटी बराबर केएफ भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहां समझ में आ रहा है थ्योरेटिकली केटी हमेशा केएफ से रियल केस में बड़ा होता है, ठीक है, बात क्लियर। तो यहाँ क्योंकि जो रेंज हो गई वो क्या हो गई, ये भी क्वेश्चन आता है भाई और आया हुआ है, याद रखना नोट सेंसिटिविटी की रेंज क्या होती है, 0 से लेके 1 तक, ठीक है। ये होगी मेरी नोट सेंसिटिविटी। ठीक है, अगर मैं आपसे कहता हूं इफ kf इक्वल टू 1, इफ kf इक्वल टू 1 देन q कितना होगा, नोट सेंसिटिविटी कितनी होगी, कैलकुलेट करो, आंसर बताओ। इफ kf इक्वल टू 1 देन q इक्वल टू 0, सिंपल दिख रहा है, q 0 मतलब नोट क्या है, इन सेंसिटिव, इफ kf इक्वल टू 1 देन नोट क्या है, इनसेंसिटिव, क्यों, समझो इस चीज को, ये क्या है, ये एकदम आइडियल चीजें हैं, है ना, रियल में कभी ऐसा होगा ही नहीं, kf की वैल्यू 1 होगी नहीं, क्यों, अगर मैं इस चीज को यहां दिखाता हूं तो कैसा दिखेगा, एक नोच दिख रही है, समझो इस चीज को, एक नोच दिख रही है, बट इस पर क्या है, kf1 का मतलब क्या होगा, सिग्मा नोट ये आ रहा, और सिग्मा मैक्स भी किसके बराबर, सिग्मा नोट के, क्या ऐसा कभी भी रियल में होगा, नहीं, क्योंकि फिर तो एमडी का कोई फायदा ही नहीं है यहाँ पर, मतलब सिर्फ वो जो हम एनालिसिस कर रहे हैं उनका कोई फायदा ही नहीं है ना, नोट सेंसिटिविटी हमेशा होगी, तो क्यू की वैल्यू 0 क्या है, एक आइडियल सेंस है, समझ रहे हो कि क्यू की वैल्यू 0 का मतलब होना है केएफ की वैल्यू 1 का होना, ये क्या है, एकदम थ्योरेटिकल वाली चीजें होगी, है ना, ये कभी भी प्रैक्टिकली नहीं होगा, अगर नोच है तो स्ट्रेस क्या होगी, कुछ ना कुछ वहां पर इंक्रीज होनी ही है, ठीक है, समझाया भी था, ठीक है, कि स्ट्रेस क्यों इंक्रीज हो रही है, क्योंकि यहाँ इंटेंसिटी ज्यादा थी इंटेंसिटी, ठीक है, तो ये तो फिक्स है पहले से,
ठीक, यहां समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये क्या है, इनसेंसिटिव। बट हाँ, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है, कोई दिक्कत भी नहीं है कि क्यू वैल्यू 0 पर क्या कहलाती है, नोच इनसेंसिटिव। देख रहे हो, नोच होना या ना होना कोई मतलब ही नहीं दे रहा। जैसे अगर नोच नहीं है तब भी इसका फिगर ऐसे बनाते, ठीक है, नोच है तब भी इसका फिगर ऐसे बना रहे हो, तो क्या है, नोच इनसेंसिटिव। बात क्लियर है? क्यू की वैल्यू 1 कब होगी? वेरी गुड, ठीक है, जब हम के एफ और के टी की वैल्यू सेम रख दें तब क्या हो जाएगी, क्यू की वैल्यू 1, एलोस्पिडल रूल से। ठीक है, उसका सेंस अगर हम लेके चलें तो ये वाली चीजें क्या हो गई, के एफ इक्वल टू के टी पर, के एफ इक्वल टू के टी पर क्यू की वैल्यू 1, या फिर यहां पर 1 लेके चल लो, यहां पर 1 लेके चलो तो रेशो तभी तो बराबर होगा जब ऊपर वाली और नीचे वाली चीजें बराबर हो। मतलब इसे 1 ले लो, इसकी क्यू को वैल्यू को 1 ले लो, ठीक है, तो 1 ले हुए तो क्या हो जाएगा, के एफ माइनस 1 अपॉन के टी माइनस 1 इक्वल टू 1। सो के टी इंटू 1 हो जाएगा, तो के एफ माइनस 1 इक्वल टू के टी माइनस 1, सो माइनस 1 से माइनस 1 कैंसिल कर दो, के एफ इक्वल टू के टी। चलो एलोस्पिडल मत लगाओ, उल्टा चल लो, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, के एफ इक्वल टू के टी पर क्यू है 1, ये भी क्या है, फिर से आइडल केस। ठीक है, अब यहाँ क्या है, मेरी आइडल केस है, बट इस आइडल को हम थोड़ा सा विजुलाइज जरूर कर सकते हैं। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर मेरा जो मैक्सिमम है, चाहे एक्चुअल की बात करूं चाहे थ्योरेटिकल की बात करूं, दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, 15-15। ये वाला फिगर याद है ना, कहाँ गया वो, ये वाला 15-15 दोनों की वैल्यू आ रही है। मतलब यहाँ 14 जो था वो भी अब 15 जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरा नोच सेंसिटिविटी क्या है, बिल्कुल सेम है। स्टैटिक एंड डायनामिक में नोच क्या काम कर रही है, बिल्कुल सेम। समझ रहे हो, स्टैटिक एंड डायनामिक में नोच बिल्कुल सेम काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें, समझ में आ गया ना। यहाँ नोच फुल्ली सेंसिटिव है, फुल्ली सेंसिटिव ऑफ द स्टैटिक एंड डायनामिक एंड सर ब्लर आ रहा है। ठीक है, बात क्लियर है। तो क्यू क्या है हमारा, यहाँ पर सेंसिटिव है, बट कैसे, स्टैटिक एंड डायनामिक दोनों में सेम एकदम। ठीक है, अगर हमारी क्यू की वैल्यू आ गई लेस देन 1 मतलब 0.5, तो इस 0.5 का मीनिंग क्या है, इस 0.5 का मीनिंग क्या है, समझो। स्टैटिक में नोच सेंसिटिविटी 0.5 मतलब नोच सेंसिटिविटी आधा होने का मीनिंग क्या है, कि वो जो चीज है वो हमारी स्टैटिक में जितनी ज्यादा मैक्सिमम देती है उसका आधा दे रही है, राइज उसका आधा दे रही है, राइज। सिग्मा नोट रेफरेंस मानना, जीरो रेफरेंस मत मानना, सिग्मा नोट रेफरेंस मानना, उसका आधा राइज दे रही है वो, जो कि स्टैटिक में राइज हो रहा था। मतलब नोच क्या है, आधी सेंसिटिव है, नोच आधी सेंसिटिव है, समझ रहे हो। स्टैटिक में जो सेंसिटिविटी थी उसकी आधी है इसमें। अगर ये वैल्यू क्या आ रही है, क्यू की वैल्यू 0.5, अगर क्यू की वैल्यू 1 आ रही है मतलब फुल्ली सेंसिटिव है। जितना 15 राइज इसमें दिया था उतना ही राइज इसमें दे रही है। अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें 15 था मतलब क्यू कुछ ना कुछ की वैल्यू, केटी की वैल्यू कुछ थी, अब मैं कहूं नोच बिल्कुल इनसेंसिटिव है, तो क्यू क्या हो गई, 0। इसका मतलब ये राइज कितना देगी, बिल्कुल 0। ठीक है, राइज क्या दे रही है, बिल्कुल 0। तो राइज की वैल्यू आपकी इसकी वैल्यू से डायरेक्टली रिलेट कर रही है। ठीक है, अगर आधा वैल्यू आ रहा है क्यू का, इसका मतलब क्या हुआ कि जो डायनामिक है उसमें आधी राइज हो रही है, जो स्टैटिक में नोच राइज करती उसका आधा। तो नोच सेंसिटिविटी ऐसे देखी जाती है। नोच सेंसिटिविटी का मतलब क्या हुआ, स्टैटिक को रेफरेंस मानना, डायनामिक में कितना नोच अपने आप को सेंसिटिव रख पा रही है। ठीक है, क्लियर हो रहा है। ठीक, तो ये होती है हमारी नोच सेंसिटिविटी। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द के टी के एफ इन सबसे। ठीक, क्लियर हो गया। ठीक, लेस देन एंड इक्वल टू, हाँ सही है, लेस देन एंड इक्वल टू नहीं था वहां पर, लेस देन 1 था और ग्रेटर देन 0 था। इक्वल टू मैंने यहाँ पर इक्वल टू क्यों नहीं लिखे, क्योंकि ये है मेरे रियल रेंज, दिस इज द रियल रेंज। ठीक है, ये हमारी है रियल रेंज। अगर थियोरेटिकल रेंज लेनी होगी तो, जबकि ये चीज 0 और 1 के बराबर नहीं होती है। ठीक है, ये मेरी रियल रेंज है जो यहाँ लिखी हुई है, तो आंसर रियल होगा, ओपन इंटरवल होंगे ना कि क्लोज इंटरवल। बात क्लियर होगी। ठीक है, तो आज, ठीक है, ओके, ठीक है, तो आज यहीं तक रखें, नो सेंसिटिविटी तक। ठीक है, क्योंकि फिर मुझे लग रहा है ज्यादा हो जाएगा एसएन कर्व आज के लिए। ठीक है, तो आज एसएन कर्व को हम कल कर लेंगे। नो सेंसिटिविटी को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे। नोच की वजह से जो स्ट्रेस, हमें एक बात बताइए, नोच सेंसिटिविटी को बस एक क्वेश्चन का आंसर दे दो, नोच सेंसिटिविटी हमारी कम होनी चाहिए ज्यादा, ये आंसर हो दो। 1 के पास होनी चाहिए, 0 के पास होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। 1 के पास होगी तो क्या होगा, मटेरियल फेल होने की कगार पर जल्दी पहुंचेगा। 1 के पास है तो क्या होगा, मटेरियल यहां पहुंचेगा जल्दी,
मतलब सिग्मा मैक्स जल्दी पकड़ेगा। ये होता है रियल में, बट हम क्या चाहते हैं कि ये ना हो। समझो इस चीज को कि हम क्या चाहते हैं कि ये चीज ना हो, क्योंकि हमारे लिए हम यहाँ पर शेप भी दे दें और हमारी स्ट्रेस भी ना बढ़े। हम तो ये चाहेंगे ना एज ए मैकेनिकल इंजीनियर कि हमारी डिसकंटिन्यूटी का जो एडवांटेज था, मैकेनिकल फंक्शनलिटी, वो तो मिल जाए, बट जो उसका स्ट्रेस कंसंट्रेशन वाला डिसएडवांटेज था, हार्म था, वो हमें ना मिले। मतलब स्ट्रेस कंसंट्रेशन हमारी ऐसी ही रहे, है ना, ये चीज ऐसी रहे, मतलब ये हमारे पास ऐसे सेम रहे, तो नोट सेंसिटिविटी का कोई फर्क ही ना पड़े। इसका मतलब हम चाहेंगे क्या कि क्यू हमारा जीरो के पास रहे, ना कि जीरो से दूर। समझ में आ रहा है? इसी को हम आगे कल लेके चलेंगे, क्या कि जीरो कैसे बनाई जाए, है ना, ये चीज हम कल लेके चलेंगे। ठीक है, आई थिंक 1 आवर के अंदर ये चीज जो रेस्ट बची है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे। अगर नेक्स्ट चैप्टर से पहले हम क्वेश्चन, हाँ कल का हम दिन पूरा इस पर ही देंगे, क्वेश्चन हमें करना है और 1 घंटे की थ्योरी है, तो 1 घंटे की थ्योरी, आफ्टर दैट क्वेश्चंस। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग से। ठीक है, वो कंप्लीट करने के बाद परसों से हम करेंगे बेयरिंग। ठीक है, परसों मतलब मंडे से। ठीक है।